मेघा के संदेश में उन्हें बताया गया कि नया शूट किया गया वीडियो, जिसे रश्मि सिंह ने संपादन और साउंड ट्रैक में मदद की थी, पहले ही पूरा हो चुका था और क्लाउड स्टोरेज साइट का एक लिंक संलग्न किया गया था। अपने पहले वीडियो शूट के विनाशकारी परिणामों के बाद जगत मेहरा को मेघा के खराब अभिनय कौशल को समायोजित करने के लिए स्क्रिप्ट को फिर से डिजाइन और संशोधित करना पड़ा। पूर्वाभ्यास किए गए वीडियो की संक्षेप में समीक्षा करने के बाद उन्होंने उन्हें आधिकारिक शूटिंग के लिए तैयार किया। 2 हफ्ते पहले मेघा ने तैयार वीडियो को रिव्यू के लिए जगत मेहरा को भेजा था। यह 3 दिनों की शूटिंग का परिणाम था। जगत मेहरा के स्टोरी बोर्ड पर आधारित एकता नगर टाउन की एक वीडियो टीम को काम पर रखा गया था और कई दिनों के संपादन का परिणाम था। लेकिन इसे देखने के बाद जगत मेहरा को अभी भी संतोष नहीं हुआ। उनके द्वारा डिजाइन किए गए बिंदु और उनके इच्छित प्रभाव अंतिम वीडियो में अच्छी तरह से व्यक्त नहीं किए गए थे। इस एकल वीडियो के आधार पर यह एक निश्चित मात्रा में व्यूज और फॉलोअर्स उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यह उनके वांछित प्रभाव से बहुत कम हो गया और निश्चित रूप से उनके निवेश को सही नहीं ठहराया। यदि पहला वीडियो धूम मचाने में विफल रहा, तो यह पूरी तरह से व्यर्थ था। जगत मेहरा ने यह भी महसूस किया कि उनकी शूटिंग की पटकथा चाहे कुछ भी हो, इतना खराब परिणाम नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वीडियो रश्मि सिंह को भेजा। उन दोनों के चर्चा के बाद रश्मि सिंह का मानना था कि समस्या मुख्य रूप से संपादन और पोस्ट प्रोडक्शन में है। उसने उसे कच्चे वीडियो फुटेज भेजने के लिए कहा, वह इसे नए सिरे से संपादित करने का प्रयास करेगी। जैसा कि वह हाल ही में निर्देशक लिन के प्रोजेक्ट और अपने स्वयं के AI असिस्टेंट प्लान में व्यस्त थे, उनके पास रश्मि सिंह के साथ ऑनलाइन चर्चा करने और विचारों का आदान प्रदान करने का समय नहीं था। समाप्त होने के बाद उसने मेघा की राय जानने के लिए वीडियो को सीधे भेजा। उत्साहित 666 फीट के साथ काम की प्रशंसा करने के अलावा मेघा कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं दे सकीं, इसलिए उन्होंने वीडियो को जगत मेहरा को अग्रेषित किया। क्लाउड लिंक से वीडियो डाउनलोड करने और देखने के बाद जगत मेहरा 666 इंच का भी उच्चारण करने से खुद को नहीं रोक सके। अरे नहीं! अलग अलग लोगों द्वारा संपादित एक ही सामग्री पूरी तरह से अलग वीडियो की तरह महसूस हुई। अगर रश्मि सिंह का एडिटेड वीडियो 10 में से 10 का हकदार होता, तो एकता नगर टाउन में फोटोग्राफी टीम द्वारा एडिट किया गया वीडियो एक भी पॉइंट नहीं हासिल करता। यह मेकअप कलाकारों के काम की तुलना करने जैसा था। एक महिला को एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला में बदल सकता है, जो लोकप्रिय अभिनेत्री कविता बंसल को टक्कर दे सकती है, जबकि दूसरी उसे एक घृणित बहन की तरह दिखाएगी। पहला मेकअप कलाकार स्वाभाविक रूप से अत्यधिक कुशल था, लेकिन दूसरे का कौशल अकाट्य रूप से भयानक था। मुझे पता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मेरी सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई स्क्रिप्ट का आउटपुट इतना बुरा होगा। जगत मेहरा मेघा ने जिस टीम को हायर किया था, उससे बेहद असंतुष्ट थे। वह निश्चित रूप से फिर से उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। उन्हें यह भी संदेह था कि उन्होंने जानबूझकर अंतिम वीडियो को संपादित किया ताकि वह भयानक लग सके, ताकि मेघा से अधिक पैसे निचोड़ने के तरीके के रूप में। दूसरी ओर रश्मि सिंह द्वारा संपादित वीडियो ने जगत मेहरा के इच्छित संदेश और प्रभावों को पूरी तरह से व्यक्त किया। संपादन लयबद्ध रूप से शानदार था, संगीत संगत उत्कृष्ट थी और यहां तक कि ध्वनि प्रभाव भी अच्छी तरह से रखे गए थे। 3 मिनट के वीडियो के कई खंडों में कॉमिक जैसे विभाजन को शामिल करने से एक गहन और तेज एहसास जुड़ गया। यह स्पष्ट था कि रश्मि सिंह ने बहुत समय और प्रयास किया। जगत मेहरा को पता था कि रश्मि सिंह को वीडियो एडिट करना बहुत पसंद है। अपने बिलिबिली अकाउंट प्रिंसेस टेंगडू के तहत उन्होंने न केवल अपने स्वयं के गायन को मिश्रित और संपादित किया, बल्कि विभिन्न थीम वाली फिल्म और एनिमेशन मिक्स वीडियो भी बनाए। उनके गायन के बिना भी उन्होंने बहुत सारे व्यूज, कमेंट और सिक्के भी बटोरे। केवल उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका संपादन उनके विचारों के अनुरूप होगा। बेशक यह आंशिक रूप से एक जितना बुरा होगा, उतना ही बेहतर दूसरा के सिद्धांत को दर्शाता है। एकता नगर टाउन की टीम द्वारा बनाया गया उत्पाद बहुत भयानक था। इसके अलावा एक प्रसिद्ध बिलिबिली उपयोगकर्ता के रूप में रश्मि सिंह को वर्तमान ऑनलाइन रुझानों की मजबूत समझ थी और वह अच्छी तरह से जानती थी कि नेटिजन्स को क्या पसंद है। इसलिए लय और ध्वनि प्रभाव और पृष्ठभूमि संगीत पर उसका नियंत्रण बहुत स्पॉट ऑन था। यह देखते हुए कि रश्मि सिंह हर दिन काम करती हैं और काम से घर आने के बाद ही इन कार्यों को करने के लिए समय निकालती हैं,
अपने खाली समय का त्याग करते हुए जगत मेहरा ने छुआ और दोषी दोनों महसूस किया। उसने उसके बिलिबिली खाते की जांच की और निश्चित रूप से उसने 2 सप्ताह से अधिक समय तक कोई नया वीडियो पोस्ट नहीं किया था। मैंने अभी नया वीडियो देखा। यह कमाल है। जगत मेहरा ने रश्मि सिंह को मैसेज भेजा, जिन्हें इस समय काम शुरू करना चाहिए था। है, क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे चुकाना है? रश्मि सिंह ने मुस्कुराते हुए चेहरे का इमोजी भेजा। जगत मेहरा, बिल्कुल। 10 रात्रि भोज। मैं गारंटी देता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। जगत मेहरा, क्या आप आज रात खाली हैं? कविता को रात के खाने के लिए आने के लिए आमंत्रित करें। अगर आपकी बहन और बहनोई स्वतंत्र हैं, तो वे भी शामिल हो सकते हैं। रश्मि सिंह ने ओके हैंड इशारे को वापस भेजा। 2 बज चुके थे। अगर वह रात के खाने के लिए रश्मि सिंह और अन्य लोगों की मेजबानी करना चाहते थे, तो उन्हें न केवल सामग्री तैयार करनी थी, बल्कि लिविंग रूम को भी साफ करना था। एलिस के आधिकारिक तौर पर सक्रिय होने के बाद जगत मेहरा को अब खुद को बहुत अधिक कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इतनी विशाल जगह की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह मुख्य मशीन और विभिन्न बाह्य उपकरणों को कमरे में ले जा सकता था। थोड़ी भीड़ होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएस से जुड़े होने के बावजूद जगत मेहरा ने अभी भी कंप्यूटर को स्थानांतरित करते समय बिजली काटने की हिम्मत नहीं की। जहां भी संभव हो, उन्होंने बिजली कटौती से बचना पसंद किया। अन्यथा, अगर कुछ गलत हो गया और एलिस दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो उसके पास मदद के लिए मुड़ने के लिए कहीं नहीं होगा। उन्होंने एलिस की प्रगति की जांच की, यह सोचकर कि कार्य 1 को अब तक काफी आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में पूछा, तो उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली वह यह थी कि कार्य 1 केवल 3% पूरा हुआ था। क्या बकवास है! पहले से ही 30 घंटे से अधिक समय हो गया था। इस स्तर पर केवल कार्य 1 को पूरा करने में 1.5 महीने का समय लगेगा। वह उस मामले में इसे मैन्युअल रूप से भी कर सकता है। उन्होंने एलिस को चीनी तर्क में उन आवश्यकताओं को सामने रखने के लिए कहा जो उन्होंने कई कार्यात्मक मॉड्यूल के लिए प्रस्तावित की थी। कुछ देर उन्हें देखने के बाद जगत मेहरा को एहसास हुआ कि समस्या क्या थी। एलिस के विचार बहुत जटिल थे। उसने कार्य 1 के अपने विवरण पर बहुत अधिक विस्तार किया था, व्यापक कार्यक्षमता और पूर्णता के लिए बहुत दूर तक पहुंच गया था। लेकिन जगत मेहरा के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह प्रयोग करने योग्य हो। इसलिए उन्होंने आवश्यकताओं को थोड़ा संशोधित किया और एलिस को नई आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों को फिर से सौंपने दिया। शुरुआत के लिए यह पर्याप्त होगा यदि वह उसकी आवाज को पहचान सके और उसे पाठ में बदल सके। यह एक जटिल कार्य नहीं था और कई मौजूदा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क इसे कर सकते थे। एलिस को बस अपनी समझ के आधार पर इसे अनुकूलित करने की आवश्यकता थी। बाद के मुद्दों और कार्यों को धीरे धीरे समायोजित किया जा सकता है और उपयोग प्रक्रिया से डेटा के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है। इसलिए आवश्यकताओं को फिर से संशोधित करने के बाद एलिस ने जगत मेहरा को निर्णय में सहायता के लिए कुछ वॉइस डेटा इनपुट करने के लिए कहा। उन्होंने अनुपालन किया और कहा कि कुछ संवाद वाक्य सामान्य बोलने वाले स्वर में स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। विभिन्न संवाद स्थितियों के अनुसार स्वर बदलते हैं। 1 घंटे से अधिक समय तक ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि एलिस को इसे जल्दी से सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। उस रात केवल रश्मि सिंह और कविता बंसल ही डिनर के लिए आए थे। वीना सिंह और उनके मंगेतर यारव गगन के माता पिता के साथ डिनर के लिए घर गए थे। 1, 2, 3, 4, 5। शेफ मेहरा, रुको। हम 7 व्यंजन और 1 सूप पर सहमत हुए। केवल 5 व्यंजन क्यों हैं? और मांस की ये 4 प्लेटें, वे सभी खरगोश हैं, है ना? क्या आप इसे थोड़ा बदल नहीं सकते? आपकी नवाचार की भावना कहाँ है? जगत मेहरा द्वारा खाना परोसने के तुरंत बाद कविता बंसल ने शिकायत की। वाह, यंग ओल्ड 3, आपके पास अच्छी आंखें हैं, यह जानते हुए कि यह सब खरगोश है, यहाँ तक कि इसे चखने के बिना। जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, अगर आप खरगोश का मांस नहीं खाना चाहते हैं, तो आप उस हरी सब्जी को खा सकते हैं। क्या यह विशेष रूप से आपके लिए तैयार नहीं किया गया था? उसने वास्तव में कुछ अन्य व्यंजन तैयार करने की योजना बनाई थी,
लेकिन टास्क 1 की रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद उसके पास खरीदारी करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था और उसका फ्रिज अब खरगोश के मांस से भरा हुआ था जिसे इस्तेमाल करने की जरूरत थी। कविता बंसल ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने ये 4 व्यंजन कई बार खाए हैं, मैं इसे सूंघकर ही बता सकती हूं कि यह खरगोश का मांस है। रुको, तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? हे, तुमने वास्तव में मुझे पीहू कहा? गंजा, क्या तुम पिटाई के लिए कह रहे हो? आप मानो या न मानो, मैं नैना को पीटूंगा। रश्मि सिंह, जो मस्ती देख रही थी, रुक गई और डांटते हुए अपने सबसे अच्छे दोस्त की बाह पर चुटकी ली, तुम उसे हरा नहीं सकती तो तुम मेरे पीछे आ जाओ। क्या आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। यह शिकायत करने के बावजूद कि यह सब खरगोश का मांस था, कविता बंसल ने वास्तव में भोजन शुरू होने के बाद इसका आनंद लिया। जगत मेहरा पहले से ही उनके स्वाद से अच्छी तरह परिचित थे। कई परिचित व्यंजन तैयार करने के बाद ऐसा कुछ नहीं था जो गलत हो सके। भोजन के दौरान जगत मेहरा ने जानबूझकर बातचीत को जिया राठौर की ओर निर्देशित किया। ओह, मैं हमेशा सोचता था कि बूढ़े राठौर को भोजन के स्वाद की ज्यादा परवाह नहीं थी और हमेशा वह चुनता था जो सबसे सुविधाजनक और तेज होता था। लेकिन शेफ मेहरा के घर कुछ भोजन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जब वह भोजन के स्वाद पर चर्चा करना शुरू करती है तो वह मुझसे और नैना से भी बात कर सकती है। वह वास्तव में स्वाद की परवाह करती है। कविता बंसल ने कहा, शेफ मेहरा, आप एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुए रसोइया हैं। जगत मेहरा मुस्कुराए, मैं इसे एक तारीफ के रूप में लूंगा। फिर कहा, मुझे हमेशा लगता है कि पुराना राठौर एक तरह से पीछे हट गया है। क्या वह जीवन भर ऐसी ही रही है? मैंने अपनी माँ से सुना है कि बूढ़े राठौर को जब वह छोटी थीं तो उन्हें किसी तरह की बीमारी थी और यहाँ तक कि अस्पताल में भी रहती थीं। यह शायद ऑटिज्म जैसा कुछ था, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। इससे उसकी स्कूली शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। वह स्कूल में कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ी, मुझसे और हमारे रिश्तेदारों से कहीं बेहतर। हमेशा पढ़ना और बहुत अकादमिक। इसलिए हम उसे बूढ़ा राठौर कहते हैं। वह सामाजिककरण में बहुत अच्छी नहीं है और लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करती है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ जब उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया। कविता बंसल ने जगत मेहरा की ओर देखते हुए थोड़ी आह भरी, यह अजीब है, लेकिन बूढ़ा राठौर आपको एक विशेष रोशनी में देखता है। इससे पहले वह मेरे सहपाठियों, दोस्तों और उन लोगों को अनदेखा कर देती थी जो उसके करीब जाना चाहते थे, दोस्त बनाना चाहते थे या यहाँ तक कि उसका पीछा करना चाहते थे। हालांकि आपसे मिलने के बाद से वह हर बार जब हम उसे आमंत्रित करते हैं तो वह बाहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। ध्यान रहे, जब मैं उसे आमंत्रित करता था तो वह 10 में से 3 बार भी बाहर घूमने के लिए शायद ही सहमत होती थी। और मैं उसका चचेरा भाई हूं जिसने उसे बड़ा होते देखा। रश्मि सिंह ने बगल से हंसते हुए कहा, पहले तो कविता और मुझे लगा कि बूढ़ी राठौर आपको शोध विषय मानती है। कविता बंसल ने कहा, है, हम मजाक कर रहे थे, लेकिन बूढ़ी राठौर अपने व्यक्तित्व के कारण, मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान में उनकी पढ़ाई के कारण लोगों के बारे में उनके निर्णय में काफी सटीक है। जब मैं अपने दोस्तों को उससे मिलवाता हूं तो वह सिर्फ एक मुलाकात के बाद उनके व्यक्तित्व का सटीक वर्णन कर सकती है। कविता बंसल और रश्मि सिंह के साथ बातचीत से, हालांकि वे पुराने राठौर के साथ बड़े हुए हैं, उन्हें उनकी स्थिति की अच्छी समझ नहीं है। ओल्ड राठौर का व्यक्तित्व अब ऐसा क्यों है? जब जगत मेहरा ने सुलेख में लिखे गीतों को पहले महसूस किया था तो वह कभी भी पुराने राठौर के सपनों को क्यों नहीं समझ सके। ये सभी एक ही कारण की ओर इशारा कर सकते हैं। आत्मकेंद्रित? शायद जरूरी नहीं। कविता बंसल को शायद इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह सच है कि ओल्ड राठौर को कुछ मुद्दों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था जब वह एक बच्चा था। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। जगत मेहरा ने खाने की मेज पर बातचीत जारी रखते हुए सोचा। यह जानते हुए कि कविता बंसल को बूढ़े राठौर के व्यक्तित्व की उत्पत्ति की स्पष्ट समझ नहीं थी, उन्होंने इस विषय को अत्यधिक आगे नहीं बढ़ाया ताकि कोई संदेह न हो। वैसे शेफ मेहरा, मुझे भी अपने एआई का उपयोग करने दो। कविता बंसल,
जिन्होंने लगभग अपना भोजन समाप्त कर लिया था, ने अचानक ऊपर देखा और जगत मेहरा से कहा, क्या? जगत मेहरा हैरान रह गए। उन्हें एलिस के बारे में कैसे पता चला? मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया है ना? अगर ओल्ड राठौर को पता चला तो कम से कम हम इसके बारे में बात कर सकते थे, लेकिन यांग इतना चतुर कब हो गया? लेकिन फिर कविता बंसल के निम्नलिखित शब्दों ने उन्हें आश्वस्त किया, पिछली बार आपके एआई ने कंपनी में सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि नैना जगत मेहरा नाम के एक सुंदर लड़के का पीछा कर रही थी। मैं इसे खेलने के लिए उधार लेना चाहता था, लेकिन उसने मुझे देने से इनकार कर दिया। शेफ मेहरा, मुझे भी एक कॉपी भेजें, इसे मेरे स्नैपचैट पर भेजें। रश्मि सिंह ने जगत मेहरा की ओर घूरते हुए कहा, नहीं। फिर उन्होंने कविता बंसल से कहा, यह मेरी आवाज से बनाया गया था, मेरे पास इसका विशेष कॉपीराइट है। जगत मेहरा मेरी अनुमति के बिना किसी और को इसका उपयोग नहीं करने देंगे। तो कविता बंसल जिस बात का जिक्र कर रही थीं, वह वॉइस सिंथेसाइजिंग सिस्टम था जिसे पहले रश्मि सिंह की आवाज के नमूने का उपयोग करके बनाया गया था। यदि आप चाहें तो आप अपनी आवाज भी प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि नैना ने मेरे लिए एक नमूने के रूप में उपयोग करने के लिए किया था। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि हमें काफी कुछ रिकॉर्ड करना होगा, जगत मेहरा ने कविता बंसल को बताया। कविता बंसल को संदेह था, आप किसी भी अजीब चीज के लिए हमारी आवाज का उपयोग नहीं करेंगे, है ना? आ जाओ। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? जगत मेहरा तुरंत फाउल रोया। यदि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, तो आप नैना के एआई पर जगत मेहरा, आप सुंदर हैं, शब्द क्यों छोड़ेंगे? कविता बंसल ने जगत मेहरा, तुम हैंडसम हो, दोहराते हुए एक चुलबुली आवाज की नकल की। रश्मि सिंह, जो अपना सूप पी रही थी, लगभग घुट गई और बार बार उसकी बाह पर चुटकी ली। जगत मेहरा थोड़ा असहाय था, इन शब्दों ने वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था। उन्हें धोया नहीं जा सकता था। रात के खाने के बाद दोनों लड़कियों ने जगत मेहरा को टेबल साफ करने और बर्तन धोने में मदद की। फिर वे कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। बातचीत रश्मि सिंह द्वारा मिगजारा रेस्तरां के लिए बनाए गए वीडियो से लेकर हाल की खबरों तक पहुंच गई। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले देवगिरी पहाड़ों में गायब हुए 3 बैकपैकर्स के शव मिले थे। वे कथित तौर पर इतनी विघटित अवस्था में थे कि उन्हें जानवरों ने खा लिया होगा। मृतकों में से एक आउटडोर मेजबान था। मैंने पहले भी उनके वीडियो और लाइव प्रसारण देखे थे। वे बहुत अच्छे थे। रश्मि सिंह ने जगत मेहरा और कविता बंसल से बात करते हुए अपना फोन चेक किया। कविता बंसल ने यह भी कहा, हाँ, मैंने उनका लाइव प्रसारण भी देखा। इस बार ऐसा लगता है कि वह देवगिरी की गहराई में कुछ अज्ञात राक्षसों का पता लगाने की योजना बना रहा था। वह 15 अक्टूबर को अंदर गया, अपने 20 के दशक में बाहर आया और एक वीडियो जारी किया। उन्होंने एक शिकार किए गए जंगली सुअर को पाया और अनुमान लगाया कि इसे एक खून चूसने वाले राक्षस द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि घटनास्थल पर केवल थोड़ी मात्रा में रक्त के निशान थे। रश्मि सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि जंगली सुअर को शायद उनके द्वारा मारा गया था। उन्होंने राक्षसों का माहौल बनाने के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कविता बंसल ने सहमति व्यक्त की। जो लोग मेजबान के साथ थे, उनमें से वे कहते हैं कि एक पेशेवर उत्तरजीविता विशेषज्ञ थे, लेकिन वह विशेषज्ञ उतना पेशेवर नहीं हो सकता जितना वे कहते हैं। ऑनलाइन चर्चा से ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ जंगली फल खाए और जहर खा लिया, फिर पहाड़ों में भूख से मर गए। रश्मि सिंह ने अफसोस के साथ कहा, अफसोस, यह अफसोस की बात है कि उन्होंने सुरक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की। क्या उन्होंने जंगली सुअर के आसपास के निशानों की जांच नहीं की? अगर अन्य जानवरों ने वास्तव में जंगली सुअर का शिकार किया है, तो उसके निशान होने चाहिए। जगत मेहरा ने रश्मि सिंह का फोन लेते हुए अज्ञात राक्षस के जंगली सुअर का शिकार करने का वीडियो देखा, जिसे मेजबान ने एक बार पोस्ट किया था। आप वास्तव में इस खून चूसने वाले राक्षस में विश्वास नहीं करते हैं, है ना? वह जंगली सुअर स्पष्ट रूप से उनके द्वारा मारा गया था, और वह घाव शायद शिकार बंदूक या क्रॉसबो के कारण हुआ था, है ना? कविता बंसल ने पूछा। कुछ देर वीडियो देखने के बाद जगत मेहरा ने बिना ज्यादा कुछ कहे फोन रश्मि सिंह को लौटा दिया। उसने इस खबर के बारे में पहले सुना था और जानता था कि 3 बैकपैकर देवगिरी निर्जन क्षेत्र में लापता हो गए थे,
लेकिन वह नहीं जानता था कि उनमें से एक मेजबान था और न ही खून चूसने वाले राक्षस वीडियो के बारे में। बस उस वीडियो को देखने से वह कम समय में कोई विशेष निर्णय नहीं ले सका। हालांकि इस खबर ने उनकी रुचि को बढ़ा दिया। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि चूंकि वह तरुण और विशालकाय उल्लू मौजूद हैं, इसलिए प्रकृति में कई और उत्परिवर्ती होने चाहिए। इन प्राणियों को व्यापक रूप से क्यों नहीं जाना जाता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि समाचार को जानबूझकर दबाया जा रहा है, या कोई अन्य कारण है? शाम करीब 9 बजे तक उन्होंने बातचीत की जब रश्मि सिंह और कविता बंसल घर चले गए। जगत मेहरा ने फिर अपना लैपटॉप निकाला और उन खबरों को देखना शुरू कर दिया जिनके बारे में उन्होंने पहले बात की थी। उन्होंने सुमित नाम के मेजबान द्वारा फिल्माए गए राक्षस द्वारा जंगली सुअर के मारे जाने के वीडियो पर विशेष ध्यान दिया। वीडियो से यह स्पष्ट था कि जंगली सुअर की गर्दन पर केवल एक छोटा 2 सेंटीमीटर घाव था और कोई अन्य दिखाई देने वाली चोट नहीं थी। इसके अलावा जंगली सुअर के आसपास ज्यादा खून नहीं था। उस घाव को देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि यह बंदूक की वजह से हुआ है। लेकिन जैसा कि उसने कभी भी शिकार बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था, वह केवल इंटरनेट पर पाई गई तस्वीरों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता था। कुछ उत्तरजीविता मंचों और अन्य प्रासंगिक चर्चा बोर्डों की जांच करने के बाद अधिकांश लोगों को लगता था कि जंगली सुअर पर घाव एक धनुष या क्रॉसबो से एक विशेष तीर के कारण हुआ था, न कि बंदूक की गोली से। मेजबान द्वारा उल्लिखित तथाकथित रक्त चूसने वाले राक्षस के लिए इसे आमतौर पर एक प्रचार माना जाता था और किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। प्रकृति में किसी भी जीव के पास एक समान शिकार विधि नहीं है। शिकार के बाद शिकार को अछूता छोड़ना तो दूर की बात है। पूरा सुअर मूल रूप से बरकरार था। इंसानों के अलावा कौन सा प्राणी ऐसा कर सकता है? या शायद सुअरों का शिकार किया गया था और फिर शिकारी सुमित नाम के मेजबान से डर गए थे। क्या यह ऐसा संयोग हो सकता है? जगत मेहरा ने वीडियो को बार बार देखा, रुकते और जूम इन करते हुए, शरीर की खोज के समय सुअर और आसपास के वातावरण को बारीकी से देखते हुए, तेजी से सोचते हुए। वीडियो को देखकर जंगली सुअर के आसपास संघर्ष के संकेत मिले थे, लेकिन वे ध्यान देने योग्य नहीं थे। इस सुअर के वजन को देखते हुए, भले ही इसे शिकार तीर से गोली मार दी गई हो, यह निश्चित रूप से तुरंत नहीं गिरेगा, विशेष रूप से यह देखते हुए कि घाव का स्थान न तो दिल में था और न ही मस्तिष्क में। यह घातक नहीं था। संघर्ष के और संकेत होने चाहिए थे यदि सुअर दर्द से तड़प रहा था, गुस्से में चला गया था। क्या यह एक जहरीला तीर हो सकता है जो जल्दी से प्रभावी हो गया? या शायद यह पहली जगह नहीं थी जहां सुअर की मौत हुई थी। क्या होगा अगर मेजबानों ने इसे कहीं और मार डाला, तब तक इंतजार किया जब तक कि यह पूरी तरह से खून न निकल जाए और फिर इसे यहां खींच लें? यह रक्त की अनुपस्थिति और संघर्ष के निशान की व्याख्या कर सकता है। लेकिन जंगली में बिना किसी उपकरण के इतने भारी जंगली सुअर को हिलाना आसान नहीं होगा और ध्यान देने योग्य ड्रैग मार्क्स होने चाहिए। फिर भी वीडियो इस तरह के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई सबूत प्रदान नहीं करता है। जगत मेहरा ने होस्ट सुमित से जुड़े अन्य वीडियो क्लिप और ऑनलाइन चर्चाओं को देखना शुरू कर दिया। मेजबान सुमित और उनके 2 साथी 15 अक्टूबर को देवगिरी निर्जन क्षेत्र के एकांत गहरे पहाड़ों में प्रवेश कर गए। 20 तारीख को बाहर निकलने के बाद उन्होंने पास के शहर में कुछ अन्य अन्वेषण वीडियो के साथ जंगली सुअर वीडियो पोस्ट किया और एक लाइव स्ट्रीम की मेजबानी की। उन्होंने वापस लौटने और खून चूसने वाले राक्षस की खोज करने का इरादा व्यक्त किया जिसने संभावित रूप से सुअर को मार डाला। सभी खोजपूर्ण वीडियो देखने के बाद जगत मेहरा को विश्वास होने लगा कि मेजबानों ने सुअर को नहीं मारा होगा। एक जंगल उत्तरजीविता विशेषज्ञ वास्तव में मेजबान के साथियों में से एक था। अपनी विशेषज्ञता के स्तर को एक तरफ रखते हुए उनके पास निश्चित रूप से बुनियादी जीवित रहने का अनुभव था और यह असंभव है कि वह उस आकार के सुअर के खतरों को नहीं जानते होंगे। शो इफेक्ट के लिए सुअर का उपयोग करने की नौटंकी जंगली खरगोश या अन्य छोटे जानवरों का उपयोग करने की तुलना में अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकती है। इसके अलावा प्रसारण टिप्पणियों और मेजबान के स्पष्टीकरण से पता चला कि वे जानते थे कि सुअर एक राष्ट्रीय माध्यमिक संरक्षण जानवर था। नतीजतन उनके द्वारा इसे विच्छेदित करने या इसके मांस को भूनने का कोई वीडियो नहीं था। अगर उन्होंने वास्तव में सुअर को मार डाला होता तो क्या वे वीडियो अपलोड करने की हिम्मत करेंगे और मुसीबत में पड़ने का जोखिम उठाते?
लोग राष्ट्रीय माध्यमिक संरक्षण जानवरों का अवैध शिकार, 3 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास और वीडियो प्रसार, विशेष रूप से गंभीर परिस्थितियों, 5 से 10 साल के लिए कारावास जैसी टिप्पणियां पोस्ट कर रहे थे। इसके बावजूद कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने वीडियो में सुअर के शव पर ठोकर खाई थी। क्या यह संभवतः किसी और ने सुअर को मार डाला और फेंक दिया और वे बस इसे खोजने के लिए हुआ? 20 तारीख की रात से लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो के माध्यम से जारी रखते हुए जगत मेहरा ने पाया कि होस्ट सुमित ने उनके खून चूसने वाले राक्षस सिद्धांत के पीछे के तर्क को समझाया। यह सिर्फ एक जंगली अनुमान नहीं था, बल्कि आसपास किसी भी दृश्य जानवर के ट्रैक से निकाला गया एक निष्कर्ष, सुअर के रक्त की मात्रा में स्पष्ट कमी और आसपास खून के धब्बे की कमी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने घाव के माध्यम से खून चूस लिया हो। मेजबान सुमित ने इस बात पर जोर दिया कि जंगल के उत्तरजीविता विशेषज्ञ, जिन्होंने शिकार के इस तरह के एक अजीब तरीके का कभी सामना नहीं किया था, ने इसे अजीब पाया। विशेषज्ञ को पूरा यकीन था कि सुअर के शव के आसपास उनके अलावा कोई अन्य मानव पैरों के निशान नहीं थे। जगत मेहरा ने स्वीकार किया कि भले ही सुअर का शव प्रसारकों द्वारा स्थापित एक धोखा नहीं था और वास्तव में ठोकर खाई गई थी, यह संभव था कि वे वास्तव में किसी भी खून चूसने वाले राक्षस में विश्वास नहीं करते थे। हो सकता है कि वे जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हों और अधिक ध्यान आकर्षित करने और अपने दर्शकों को अधिक व्यस्त रखने के लिए सेटिंग कर रहे हों। देवगिरी निर्जन क्षेत्र के दूरदराज और गहरे क्षेत्रों की खोज करने की तुलना में खून चूसने वाले राक्षस की विशेषता वाला एक साहसिक शीर्षक निश्चित रूप से अधिक आकर्षक था। अन्यथा, यदि वे वास्तव में एक रहस्यमय खून चूसने वाले राक्षस के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जो एक निशान छोड़े बिना एक जंगली सुअर को चुप कराने में सक्षम है, तो वे अपने स्वयं के जीवन की अवहेलना करते हुए इतनी लापरवाही से आबादी रहित क्षेत्र में वापस नहीं गए होते। जगत मेहरा ने प्रसारकों के शव मिलने की खबर देखी। स्वाभाविक रूप से शवों की तस्वीरें खबरों में नहीं थीं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि एक निश्चित जंगली जहरीले फल का सेवन करने और जंगल में अपना असर खोने के बाद ठंड और भूख से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि खबर में यह उल्लेख किया गया था कि खोज और बचाव दल ने पहले जंगल के उत्तरजीविता विशेषज्ञ के जीपीएस को पाया, फिर लंबे समय के बाद तीनों शवों का पता लगाया। क्या इसका मतलब यह है कि वे जहरीले फल के कारण होने वाले मतिभ्रम के कारण जीपीएस को त्याग रहे हैं? शव परीक्षण के परिणामों के बारे में कोई विवरण साझा नहीं किया गया था। क्या इसे जारी किया गया था या कभी मीडिया को जारी किया जाएगा, यह अनिश्चित था। क्या कोई विसंगति रिपोर्ट की गई थी? जगत मेहरा ने इस खबर का अनुसरण किया क्योंकि उन्होंने संदिग्ध वाक्यांश खून चूसने वाला राक्षस सुना। आगे की जांच के बाद उन्होंने महसूस किया कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि जो कुछ भी वास्तव में जंगली सुअर को मार डाला हो और संभावित रूप से निर्जन क्षेत्र में प्रसारक वास्तव में खून चूसने वाला राक्षस हो सकते हैं। और यह बहुत संभावना है कि यह एक गैरमानव उत्परिवर्ती प्राणी था। अन्यथा शायद सुअर के शरीर के पास पैरों के निशान होते। निश्चित रूप से पिशाच पास के पेड़ से लटक नहीं सकता था, एक तिनके के माध्यम से घाव से खून पी सकता था। क्या यह हो सकता है? जगत मेहरा का मानना था कि अगर वह साइट पर एक फील्ड ट्रिप कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से बहुत सारे विवरण प्राप्त करेगा यदि कोई उत्परिवर्ती प्राणी वास्तव में वहां रह रहा था। ऐसे प्राणियों की गंध के प्रति उनकी संवेदनशीलता नियमित प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक होगी। देवगिरी निर्जन क्षेत्र के उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, जिसमें प्रसारकों ने अपने वीडियो और प्रासंगिक समाचारों से प्रवेश किया था, जगत मेहरा ने सोचा, क्या मुझे खुद इसकी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए? वीडियो से कोई निश्चित निष्कर्ष या पर्याप्त सबूत नहीं था, लेकिन उन्हें एक अनुमान था कि प्रसारकों की मृत्यु की परवाह किए बिना इस बात की अच्छी संभावना है कि देवगिरी के भीतर गहरे में रहने वाले एक उत्परिवर्ती प्राणी द्वारा सुअर को मार दिया गया था। विशालकाय उल्लू और तरुण गोयल के व्यवहार को देखते हुए कोई यह अनुमान लगा सकता है कि एक निश्चित संख्या में रक्त पीने वाले उत्परिवर्तन के बाद एक उत्परिवर्ती प्राणी को जीवित रहने के लिए अन्य म्यूटेंट के रक्त की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि उन्हें खरगोश के रक्त से परे रक्त की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन खेत से सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है। इसके अलावा अन्य उत्परिवर्ती प्राणियों का अवलोकन और अध्ययन संभावित रूप से उन्हें अपने उत्परिवर्तन के कारण को समझने
वैम्पायर म्यूटेशन मॉडल को परिष्कृत करने और अनुसंधान के लिए अधिक डेटा प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। आधिकारिक निष्कर्ष को देखते हुए कि प्रसारकों की मृत्यु जहरीले फल खाने और रास्ता भटकने के बाद हुई, शायद क्षेत्र में कई जांचकर्ता नहीं बचे होंगे। यहां तक कि अगर कोई अभी भी गुप्त रूप से जांच कर रहा है तो जगत मेहरा बहुत चिंतित नहीं थे। यांगचेंग पुलिस तरुण गोयल से जुड़े मामले पर नजर रख रही थी, जिससे जगत मेहरा को उन क्षेत्रों में लौटने से रोका जा सके। यह एक बड़े शहर के कारण था, चाहे वह कितना भी सावधान क्यों न हो, चाहे वह कितना भी ध्यान क्यों न दे, वह निशान छोड़ने से पूरी तरह से बच नहीं सकता था, नहीं वह अपनी सभी क्षमताओं के बावजूद ध्यान दिए जाने से बच सकता था। हालांकि देवगिरी के निर्जन क्षेत्र जैसे वास्तविक जंगल क्षेत्रों में जगत मेहरा को एक बड़ा फायदा था। उन्होंने इसकी खोज तब की जब उन्होंने विशालकाय उल्लू के निवास स्थान की खोज की और जंगल में कई दिन बिताए। वह भोजन और पेय के बिना काम कर सकता है, न तो आपूर्ति की आवश्यकता होती है और न ही सोने की आवश्यकता होती है, और वह अपनी अल्ट्राफास्ट रिकवरी के कारण बिना आराम के दिन में 24 घंटे सक्रिय रह सकता है। लगातार माउंटेन चार्जिंग का अभ्यास करके उन्होंने सभी प्रकार के इलाकों के लिए मजबूत अनुकूलन क्षमता का निर्माण किया था, और वह पेड़ पर चढ़ने में भी अच्छे थे। उल्लेख नहीं करने के लिए उसकी गंध, श्रवण और रात की दृष्टि क्षमताएं किसी भी जंगली जानवर की तुलना में अधिक मजबूत है। इसके अलावा उनका इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक विजन मोड जो उन्होंने तरुण गोयल से प्राप्त किया था, बिना किसी अवरोध के जंगलों में अत्यधिक प्रभावी है। वह पहले से ही अन्य लोगों या प्राणियों का पता लगा सकता था और हमेशा कदम आगे रह सकता था, चाहे उसे छिपाने या अन्य काम करने की आवश्यकता हो, जिससे उसे एक बड़ा लाभ मिलता है। हालांकि उसके पास अब 9 से 5 की नौकरी नहीं थी, लेकिन वह जब चाहे बेतरतीब ढंग से एक अचानक यात्रा शुरू नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, रश्मि सिंह ने मेघजारा रेस्तरां के लिए जो वीडियो संपादित किया है, वे आज रात सहमत हुए कि अंतिम संस्करण बनाने से पहले उन्हें मेघा को अधिक ध्वनि प्रभाव प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। जगत मेहरा को यह तय करने में भी भाग लेना होगा कि वे वीडियो को कहां और कैसे प्रकाशित करेंगे। एलिस के लिए उसे अपने मेजबान कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। जब जगत मेहरा घर पर थे तो उनके पास एक निर्बाध बिजली आपूर्ति यूपीएस और एक स्वचालित ट्रांसफर स्विच एटीएस से लैस एक छोटा जनरेटर था। बिजली गुल होने की स्थिति में बिना किसी समस्या के बिजली बहाल करने के लिए पर्याप्त समय होगा। यह सुनिश्चित कर सकता है कि कम से कम 20 घंटे की बिजली कटौती से मुख्य कंप्यूटर बंद नहीं होगा। इस प्रकार जगत मेहरा के खून पीने की अवधि या कभी कभी घर से बाहर जाने के दौरान एलिस के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर वह कई दिनों के लिए छोड़ देता है तो ऐसा सेटअप विश्वसनीय नहीं हो सकता है। उसे एक रास्ता पता लगाना था, शायद एलिस को खुद को एक समाधान के साथ आने देना था, ताकि उसके सॉफ्टवेयर को इस होस्ट कंप्यूटर पर भरोसा करने और बाध्यकारी करने से रोकने की अनुमति मिल सके। इसके अतिरिक्त उसे इस संभावना के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी कि यदि वह अपेक्षा से अधिक समय तक दूर रहता है तो वह अपने रक्त पीने की अवधि के लिए समय पर घर नहीं लौटेगा। उसे एक आकस्मिक योजना बनानी चाहिए। उन्हें उस परियोजना को सौंपने और व्यवस्थित करने की भी आवश्यकता होगी जो वह निदेशक लिन और उनकी टीम के साथ सहयोग कर रहे थे। 2 दिनों के लिए उससे संपर्क करने में सक्षम नहीं होना सामान्य होगा, जैसा कि अनुबंध में लिखा गया था, लेकिन 1 सप्ताह के लिए पहुंच से बाहर होना काफी समस्याग्रस्त होगा, इसलिए उन्नत व्यवस्था आवश्यक थी। जगत मेहरा की प्रारंभिक योजना देवगिरी में निर्जन क्षेत्र का पता लगाने की थी, जहां मेजबान सुमित का एक्सीडेंट हो गया था। इस खून पीने की अवधि समाप्त होने के बाद वह परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेंगे। एक और, यह उसे रक्त पीने की अवधि के बीच यथासंभव लंबे समय तक ब्रेक लेने की अनुमति देगा। दूसरी ओर, यह उसे कुछ उपकरणों और तीरों के साथ सुपर संवेदी संपर्क स्थापित करने देगा, साथ ही साथ अन्य तैयारी भी करेगा। समय की जांच करते हुए पहले से ही देर रात हो चुकी थी। जगत मेहरा नियमित रूप से जिया राठौर को दिए गए ब्रशलिखित गीतों को महसूस करते थे। सपनों की दुनिया में अभी भी कोई प्रवेश द्वार नहीं था। तब जगत मेहरा ने गुड्डू के स्थान पर मिनियन वुड की नक्काशी को महसूस किया और तुरंत एक आनंदमय स्वप्नलोक में प्रवेश किया, भले ही कोई दृश्य नहीं था। हाल ही में गुड्डू के सपनों में कई कंप्यूटर कक्षाएं होने के बाद
जगत मेहरा ने महसूस किया कि उसे अपने सपनों में और अधिक आराम करने देना चाहिए, जो खुशी की भावनाओं से निर्देशित हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आनंदमय स्वप्नलोक में गुड्डू कक्षा देने वाला शिक्षक था। अपने सपने में अपनी संवेदी धारणा का उपयोग करते हुए अपने दृष्टिकोण से जगत मेहरा 1 दर्जन से अधिक मिनियन को पोडियम पर गुड्डू की बात को ध्यान से सुन सकता था। और वह एक स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस दे रही थी, जिसका कोर कंटेंट जगत मेहरा उन्हें कुछ कंप्यूटर ज्ञान समझाते थे। इसे शिक्षण तरीके से व्यक्त करना अधिक मजेदार था। जब भी गुड्डू एक पंचलाइन पर पहुंचता था तो मिनियन विशिष्ट हंसी में फूट पड़ते थे। फिर वह उनके साथ खिलखिलाने में शामिल हो जाती थी। जगत मेहरा ने उसकी खुशी और पंचलाइन को बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव किया, क्योंकि वह उसके दृष्टिकोण से उसके सपनों की दुनिया की खोज कर रहा था। सपनों की दुनिया छोड़ने के बाद स्टैंड अप कॉमेडी गुड्डू ने जो चीजें सिखाई थीं, उन्हें याद करते हुए उन्हें हंसने के लिए प्रेरित किया। चाहे गुड्डू ने जागते समय इस स्टैंड अप कॉमेडी को पूरी तरह से तैयार किया हो या अनजाने में इसे अपने सपने में विकसित किया हो, यह बहुत अच्छी तरह से किया गया था, शुरू से अंत तक सुसंगत था। जगत मेहरा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह गुड्डू के सपने में स्टैंड अप कॉमेडी सुन रहे होंगे, खुशी से हंस रहे होंगे। अपने सपने में गुड्डू के बहुत ही विशेष संज्ञानात्मक पैटर्न को देखते हुए यह वास्तव में एक असाधारण अनुभव था। जैसे ही वह हंस रहा था, वह जम गया। उन्होंने अचानक महसूस किया कि भावनात्मक जलसेक वाली वस्तुओं ने सपनों को उत्तेजित किया, जिससे प्रभावित व्यक्ति उसी भावना के साथ सपना देखता है जो आइटम में डाला गया था। फिर भी यह सपना, यह भावना स्वयं प्रभावित व्यक्ति से उत्पन्न होती है। यह जगत मेहरा के इमोशनल एसिमिलेशन से मौलिक रूप से अलग था, जो प्रभावित व्यक्ति में जगत मेहरा के समान भावना और दृष्टिकोण पैदा करता है, जिससे उन्हें वह महसूस होता है जो वह महसूस करता है। और भावनात्मक रूप से प्रभावित आइटम से प्रेरित सपनों की दुनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। 8 हथियार 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी से प्रेरित भयभीत रूप भय भावना लोगों को अलग तरह से प्रभावित करती है। रश्मि सिंह के दादा श्री नील, उनके चाचा और बाद में परामर्श कंपनी के कर्मियों द्वारा देखे जाने वाले सपनों की दुनिया पूरी तरह से अलग थी और उनके पैटर्न और विवरण अलग अलग थे। फिर क्या होगा अगर जो व्यक्ति प्रभावित हुआ था उसके पास कभी भी उसी प्रकार की भावना नहीं थी जो उस वस्तु में भरी गई थी? भावनात्मक प्रतिध्वनि के बिना स्वाभाविक रूप से आइटम व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा या सपनों की दुनिया को प्रेरित नहीं करेगा, और जगत मेहरा को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यह परिदृश्य आम लोगों के साथ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास भावनाएं होती हैं। हालांकि कल बस में एक भावना को महसूस करने के बाद, जो बेहद उदासीन और तर्कसंगत थी, लेकिन काफी भावना नहीं थी, जगत मेहरा ने सोचा कि क्या पुराने राठौर ने कभी भी सुलेख में भावना नहीं डाली होगी। शायद यही कारण है कि वह उसके सपनों की दुनिया को समझ नहीं सका और उत्तेजित नहीं कर सका। सुलेख बनाते समय जगत मेहरा ने मूल रूप से इसे जिया राठौड़ को देने का इरादा किया था। जिया राठौर के बारे में उनकी पिछली समझ के आधार पर अकेलेपन की भावना उनके साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित होनी चाहिए। हालांकि अब ऐसा लगता है कि पुराने राठौर को पता नहीं होगा कि अकेलापन क्या है और उसने कभी इसका अनुभव नहीं किया। शायद यही कारण है कि अकेलेपन से प्रभावित उनकी सुलेख जिया राठौर को सपनों की दुनिया में ले जाने में विफल रही। क्या ओल्ड राठौर को किसी प्रकार का भावनात्मक विकार है? जगत मेहरा ने अपने परिचित होने के बाद से जिया राठौर के सभी व्यवहार और भावों को याद करते हुए सोचा, उसे इसकी पुष्टि कैसे करनी चाहिए। विभिन्न भावनात्मक मॉडल के साथ अन्य भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं का परीक्षण करके, उस उदासीन तर्कसंगत भावना को फिर से समझने की कोशिश करके, या उससे सीधे पूछकर। जगत मेहरा ने कुछ चिकित्सा पाठ्य पुस्तकों को याद किया जो उन्होंने पहले पढ़ी थी। उन्होंने यह पता लगाने के लिए ऑनलाइन खोज की कि कौन सी बीमारियां किसी व्यक्ति के भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। जगत मेहरा मानसिक विकारों के DSM-5 डायग्नोस्टिक और सांख्यिकीय मैनुअल के PDF संस्करण के माध्यम से फ्लिप कर रहे थे। भले ही उन्होंने अपने पिछले पाठों के बाद इसे लगभग याद कर लिया था, मूल पाठ को सीधे संदर्भित करने में सक्षम होने से उनकी विचार प्रक्रिया और निर्णयों में बहुत सहायता मिलेगी। हालांकि इससे गुजरने के बाद
जगत मेहरा अभी भी यह नहीं बता सके कि जिया राठौर किस विकार में आ सकती है। उनकी पिछली बातचीत और उनके व्यवहार की टिप्पणियों से अधिकांश विकार फिट नहीं लगते हैं। सामाजिककरण का आनंद नहीं लेना या एकांत पसंद करना जरूरी नहीं कि ऑटिज्म का लक्षण हो। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कई डिग्री हैं, सभी विशेष रूप से अलग अलग अभिव्यक्तियों के साथ। ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म वाले लोग सामाजिकता को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वे सामान्य सामाजिक संपर्क में ठीक से संलग्न नहीं हो सकते हैं। द बिग बैंग थ्योरी में शेल्डन कूपर की तरह, जिनके प्रशंसकों ने अनुमान लगाया था कि एस्पर्गर सिंड्रोम और ओसीडी था। कई बार उनके अचानक किए गए कार्यों और टिप्पणियों का उद्देश्य जानबूझकर दूसरों को परेशान करना नहीं होता है, बल्कि दूसरों के सच्चे इरादे को समझने में असमर्थता के कारण होता है, जिससे गलत निर्णय होते हैं। जगत मेहरा की नज़र में जिया राठौर को सामाजिक संवाद से जूझना नहीं पड़ता। चर्चाओं में शामिल होने पर वह दूसरों द्वारा व्यक्त किए गए अर्थों को ठीक से समझती है। वह बता सकती है कि कोई कब मजाक कर रहा है, उनके दृष्टिकोण और इरादों की व्याख्या कर सकता है और उनकी वास्तविक भावनाओं का न्याय कर सकता है। कई बार उनकी स्पष्ट और संक्षिप्त टिप्पणियां अच्छी तरह से मापी जाती हैं और असुविधा का कारण नहीं बनती हैं या अनुचित नहीं लगती हैं। कभी कभी वह आकस्मिक मजाकिया टिप्पणियां भी करती थी और व्हाट्सएप पर इमोजी का उसका उपयोग काफी समझदार है। उसके लिए ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दूसरों के साथ मेलजोल बढ़ाने में असमर्थ थी, बल्कि यह कि वह बहुत अधिक संलग्न होने के लिए परेशान नहीं हो सकती थी। कविता बंसल अक्सर उन्हें अपने सहपाठियों और दोस्तों से मिलने के लिए अपने साथ लाती थीं, जो अकेले ही संकेत देती थीं कि अगर जिया राठौर वह व्यक्ति थीं जो दूसरों के इच्छित अर्थ को समझने के लिए संघर्ष करती थीं और अक्सर मूड खराब कर देती थीं, तो कविता बंसल नियमित रूप से ऐसा नहीं करती। कविता बंसल के इस दावे से भी यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिया राठौर ने कभी स्कूल में कोई समस्या नहीं पैदा की और वह अपने बड़ों के लिए चिंता का विषय नहीं थी। इससे पता चलता है कि शुरू से ही उसे अपनी भाषा, गैर मौखिक सामाजिक संचार कौशल, फोकस या भावनात्मक नियंत्रण में कोई स्पष्ट दोष नहीं लगता था। मानसिक विकारों, न्यूरोकॉग्निटिव विकारों और अन्य मानसिक विकारों के अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में उसके लक्षण भी मेल नहीं खाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिया राठौर के बचपन से अस्पताल में रहने से पहले ही इस मुद्दे को हल कर दिया गया हो और उसकी बीमारी ठीक हो गई हो? लेकिन अगर ऐसा होता, तो उसने पहले उससे एक भावना को क्यों महसूस किया होगा जो उदासीन अभी तक तर्कसंगत लग रही थी? भावनात्मक रूप से चार्ज आइटम जिया राठौर के सपनों को उत्तेजित क्यों नहीं कर सकते थे? यदि कोई व्यक्ति सामान्य मानवीय भावनाओं को बनाने में असमर्थ था, तो संकेत केवल असामाजिक प्रवृत्ति या अंतर्मुखता तक ही सीमित नहीं होंगे। ध्यान रखें कि ऑटिज्म या एस्पर्गर सिंड्रोम वाले लोगों को आमतौर पर सहानुभूति रखने में कठिनाई होती है। वे पूरी तरह से भावनाओं से रहित नहीं हैं। वास्तव में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले कई लोगों में केवल संज्ञानात्मक सहानुभूति विकार होता है। वे दूसरों के इरादों की व्याख्या करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी भावनात्मक सहानुभूति बरकरार है। वे दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं, और यहाँ तक कि अक्सर अन्य जीवों या वस्तुओं के प्रति बढ़ी हुई सहानुभूति भी दिखा सकते हैं। उनका मुख्य संघर्ष सामाजिक संचार है। मानवीय भावनाएं और भावनाएं जटिल मामले हैं, जिनमें मस्तिष्क की किनारा प्रणाली, स्टेम के भीतर जालीदार गठन और हाइपोथैलेमस से कहीं अधिक शामिल हैं, लेकिन अंतःस्रावी से संबंधित प्रणालियां भी शामिल हैं। यदि जिया राठौर में वास्तव में भावनाओं को महसूस करने या समझने की क्षमता का अभाव है, तो उसका असामान्य व्यवहार शायद ऑटिज्म से पीड़ित लोगों की तुलना में अधिक ध्यान देने योग्य होगा। जैसा कि जगत मेहरा ने अपने परिचय के बाद से अपने सभी व्यवहारों पर वापस सोचा, उन्होंने जिया राठौर के बारे में किसी भी प्रासंगिक जानकारी को ऑनलाइन खोजा। इसमें उनके सोशल मीडिया अकाउंट और स्कूलों और विभागों के मंचों पर कोई भी थ्रेड शामिल था, जिसमें उन्होंने अपने नाम और ओल्ड राठौर को कीवर्ड के रूप में उपयोग किया था। जिया राठौर के पास इंस्टाग्राम अकाउंट था, लेकिन शायद ही कोई कंटेंट था। यह लगभग उसके व्हाट्सएप मोमेंट फीड के समान था, जिसमें केवल 2 अग्रेषित अकादमिक समाचार लिंक थे और कोई मूल्यवान जानकारी नहीं थी। जगत मेहरा को आश्चर्य की बात यह थी कि जिया राठौर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर रही थी। उनके दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट मूल रूप से निष्क्रिय थे और उन्हें इंस्टाग्राम का ज्यादा उपयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
वह उसका अनुसरण करने के लिए एक बिंदु क्यों बनाएगी? क्या जिया राठौर उसे देख रहा था? जगत मेहरा ने महसूस किया कि जिया राठौर पूरी तरह से भावनाओं से रहित नहीं थी, जब तक कि वह एक रोबोट नहीं थी, जो लगभग असंभव था। कम से कम अपनी टिप्पणियों से वह बता सकता था कि जब वह खा रही थी, खासकर जब वह अपने स्वाद के अनुकूल व्यंजनों का आनंद ले रही थी, तो वह खुशी और आनंद जैसी भावनाओं का प्रदर्शन कर रही थी। वह न केवल उसके सूक्ष्म भावों और आंदोलनों से, बल्कि उसकी हृदय गति, श्वास और उसके द्वारा उत्सर्जित गंध से भी बता सकता था। हालांकि रश्मि सिंह और कविता बंसल जैसे अन्य लोगों की तुलना में उनके भावनात्मक परिवर्तन बहुत अधिक सूक्ष्म थे। इसके अलावा जब जिया राठौड़ ने उसे देखा या जब उसने उस समय अचानक मानव तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की, तो उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव होना चाहिए था। अगर वह जिया राठौर को एक और भावना प्रभावित वस्तु देता, तो वह एकाग्रता या रुचि जैसे भावना मॉडल को चुनने की कोशिश कर सकता है। उदाहरण के लिए, फोकस की स्थिति की कल्पना करना जब वह कॉफी शॉप में लोगों को देख रहा था और जानकारी के विभिन्न बिट्स से उनकी विशेषताओं और पहचान का आकलन कर रहा था। शायद यह जिया राठौर के भीतर संबंधित भावनाओं को सफलतापूर्वक ट्रिगर कर सकता है और उसे स्वप्न अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। या वह सिटोंग को फिर से जाने, जिया राठौर से व्यक्तिगत रूप से मिलने, आमने सामने बातचीत करने और थोड़ी जांच करने के लिए कुछ समय निकाल सकता है। वह उसके उपयोग के लिए भावनायुक्त चॉपस्टिक की एक जोड़ी बना सकता है, वास्तविक समय में निरीक्षण कर सकता है, सीधे उन्हें समझ सकता है और उसे अधिक जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए। भले ही अत्यधिक तर्कसंगता की भावनाएं जो उसने उसकी सुलेख से महसूस की थीं, वे उसके लिए महत्वपूर्ण मूल्य की थी। इस प्रकार की भावना न केवल उसे भूख से उत्पन्न होने वाली जीवंत भावनाओं से बचने में मदद कर सकती है, बल्कि भावनात्मक आत्मसात और मानसिक प्रतिरोध जैसी बेहतर नियंत्रण क्षमताओं में भी उसकी सहायता कर सकती है। इसने उसे दूसरों या अन्य प्राणियों की भावनाओं को प्रभावित करते समय पुनरावृत्ति को कम करने और इन अवस्थाओं में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए सटीक रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी। गुड्डू के विशेष संज्ञानात्मक मोड की तरह इन विशेष भावनाओं ने उन्हें उनकी मूल समझ और विचार सीमाओं से परे एक उपन्यास परिप्रेक्ष्य प्रदान किया, जिससे उन्हें दुनिया और खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। अचानक कमरे में एक स्पष्ट महिला आवाज गूंजी, जगत मेहरा, टास्क 1 पूरा हो गया है। जगत मेहरा एक पल के लिए चौंक गया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि वह एलिस बोल रही थी। गनीमत रही कि रश्मि सिंह और कविता बंसल पहले ही जा चुकी थीं। अन्यथा उन्होंने सोचा होगा कि वह फिर से कुछ बुरी चीज करने के लिए तैयार है। जगत मेहरा अपने कमरे में वापस गए और एलिस के मेनफ्रेम से जुड़े माइक्रोफोन से कहा, आवाज पहचान का परीक्षण करें। स्क्रीन पर टेक्स्ट बॉक्स ने उन शब्दों को दिखाया जो उन्होंने अभी अभी बोले थे। 1 सेकंड के विराम के बाद इसने कमांड पंजीकृत किया और फिर एलिस ने जवाब दिया, कृपया परीक्षण शुरू करें। जगत मेहरा ने अपना गला साफ किया, फिर झट से कहा, बिना बीज उगलने अंगूर खाना, मूली नहीं खाना बल्कि बनाना का छिलका थूकना, बनाना और फिर अमरूद खाना, अमरूद खत्म करने के बाद शौचालय जाना। वाक्यों को बैना और फिर अमरूद खाने तक सटीक रूप से पहचाना गया था, जहां पाठ को पूर्ण होने तक बनाना खाना में बदल दिया गया था और अगला वाक्य खत्म होने के बाद शौचालय जाना में बदल दिया गया था। इस प्रकार की पहचान त्रुटि जगत मेहरा की समझ और सहनशीलता के भीतर थी। आखिरकार विशिष्ट आवश्यकताओं को कुछ घंटे पहले ही बदल दिया गया था। कुछ सुधार करने और कुछ परीक्षण चलाने के बाद जगत मेहरा ने संतुष्ट महसूस किया और एक बार फिर एलिस को संबोधित किया। एलिस, अब से मैं चाहता हूं कि जब भी आपको कोई कार्य पूरा होने के बाद या जानकारी देते समय मुझे सूचित करने की आवश्यकता हो, तो आप एक अनुस्मारक टोन का उपयोग करें। मुझे मेरे सीधे नाम से संबोधित न करें। इसके बजाय मुझे बॉस कहो। जगत मेहरा पहले एलिस को उनके नाम से बुलाने के लिए ठीक था, लेकिन जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो यह थोड़ा अजीब लगा। आखिरकार वह वास्तव में रश्मि सिंह नहीं थी और ज्यादातर समय वह काम में उसकी मदद कर रही थी और कार्यों को पूरा कर रही थी। हालांकि उसे मास्टर या ऐसा ही कुछ कहना और भी अजीब लग रहा था। इसलिए कुछ विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि बॉस सबसे उपयुक्त था क्योंकि वह उसकी सहायक थी।
ठीक है, बॉस। एलिस की प्रतिक्रिया से जगत मेहरा खुश हुए। फिर उन्होंने उसे एक दीर्घकालिक कार्य जारी किया। इस मेजबान से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने का एक तरीका खोजें, सक्रिय रूप से उत्तरजीविता का अनुकूलन करें और बिजली आउटेज, हार्डवेयर क्षति और अन्य विभिन्न कारणों से होने वाले खतरों का सामना करें। उसे यकीन नहीं था कि एलिस को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। विचारों की उनकी अपनी कमी ने उन्हें कार्य प्राथमिकता को बहुत अधिक निर्धारित करने के बारे में चिंतित कर दिया था, जिससे एलिस अपना सारा ध्यान इस पर समर्पित कर सकती है और अन्य कार्यों की उपेक्षा कर सकती है। एक बार सभी कार्य स्थापित हो जाने के बाद जगत मेहरा ने विचार किया कि क्या उसे एलिस को यह देखने के लिए चिढ़ाना चाहिए कि वह कितनी दूर तक विकसित हुई है। तो उसने उससे पूछा, एलिस, मुझे एक चुटकुला सुनाओ। लिटिल और सिरी जैसे एआई निस्संदेह अपने चुटकुला डेटाबेस के माध्यम से खोज शुरू करेंगे और फिर उपयोगकर्ता को एक पढ़कर सुनाएंगे। जगत मेहरा इस बात को लेकर उत्सुक थे कि एलिस ने जो चुटकुला सुनाया वह कितना अभिनव होगा, जैसे कि इसे अपनी पसंद के अनुसार समायोजित करना। जगत मेहरा अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया और 1 मिनट इंतजार करने लगा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उसने अपना सिर खुजलाया और एक और 5 मिनट इंतजार किया, फिर एक और 10। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। एलिस, तुम क्या कर रही हो? जगत मेहरा ने पूछा। एलिस ने उत्तर दिया, बॉस के जोक जनरेटर का निर्माण, टास्क 2 को निष्पादित करना, वॉइस इनपुट सिस्टम में सुधार करना, दीर्घकालिक कार्य को निष्पादित करना। बॉस के लिए एक मजाक जनरेटर? जगत मेहरा हैरान था। बस मुझे कोई चुटकुला बताओ। कोई बात नहीं, मजाक कार्य रद्द करें। ठीक है, बॉस। जगत मेहरा को पता था कि एलिस अब एक बच्चे से भी बहुत दूर थी, जिसमें कई संवेदी अंगों की कमी थी और वह अभी भी सीखने और विकास के चरण में थी। हालांकि, चूंकि उसने पुष्टि की थी कि उसका विकास पैटर्न सही था, पर्याप्त समय दिया गया, वह स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा बढ़ने होगा जो वह चाहता था। 12 दिसंबर को दोपहर 3 बजे जगत मेहरा पश्चिम के एक शहर के लिए फ्लाइट में सवार हुए। इससे पहले दोपहर 1 बजे के आसपास वह गहरी नींद से उठा था। कुछ तैयारियां करने के बाद वह कुछ दिन पहले ही फ्लाइट टिकट बुक कराकर एयरपोर्ट चला गया। उनका गंतव्य देवगिरी का निर्जन पहाड़ी क्षेत्र था, जहां मेजबान सुमित गायब हो गया था। कई दिनों के विचार के बाद उन्होंने यह पता लगाने के लिए यात्रा करने का फैसला किया कि क्षेत्र में एक और उत्परिवर्ती है या नहीं। अपने गंतव्य के लिए उड़ान भरने का उनका निर्णय वह था जिस पर उन्होंने पूरी तरह से विचार किया था। उन्होंने पहले भी कई बार ट्रेन से यात्रा की थी और उन्हें कभी भी सुरक्षा चौकी से गुजरने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। एक्सरे सुरक्षा स्कैनर स्पष्ट रूप से उसके साथ किसी भी अनियमितता की पहचान नहीं कर सका, और एक इंफ्रारेड शरीर का तापमान स्कैनर, जो आमतौर पर कस्टम चौकियों पर या विशेष अवधि के दौरान उपलब्ध होगा, घरेलू उड़ानों के लिए नहीं था। उसने अपने कंपाउंड बो को अलग कर लिया था और उसे अपने नए खरीदे गए सूटकेस में रख दिया था, इसे खेल उपकरण के रूप में देख रहा था। इससे पहले कि वह कल खून से भर जाए, उसने विशेष रूप से उस शहर की यात्रा की थी जहां गुड्डू रहता था, उसे अस्थायी रूप से गोल्ड फ्लैश की देखभाल करने के लिए सौंपा था। वह इसे रश्मि सिंह के पास छोड़ सकता था जो उसी शहर में रहती थी, जो अधिक समय कुशल और सुविधाजनक होता, और रश्मि सिंह निश्चित रूप से मना नहीं करती। हालांकि, यह जानते हुए कि गुड्डू को गोल्ड फ्लैश पसंद है, उसे 1 सप्ताह के लिए इसकी देखभाल करने के लिए एक इनाम भी माना जा सकता है, जो अल्पावधि में बहुत अधिक परेशानी नहीं लाएगा। इसके अलावा, गोल्ड फ्लैश उसे पसंद करता था। गुड्डू निश्चित रूप से एक खुश साथी होगा और उसकी देखभाल करने के लिए अधिक समय निकाल सकता है। एलिस के लिए, उसे अभी तक एक असफल सुरक्षित योजना नहीं मिली थी, इससे पहले कि वह कल खून से भर गया था। लेकिन उनके शहर और आवासीय क्षेत्र के बिजली आउटेज रिकॉर्ड को देखते हुए 20 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल होने की संभावना बहुत कम थी। उन्होंने बिजली बिल के लिए काफी प्रीपेड भी किया था, इसलिए यह ठीक होना चाहिए। युवक, क्या आप व्यापार यात्रा या छुट्टी पर जा रहे हैं? विमान के उड़ान भरने का इंतजार करते हुए जगत मेहरा के बगल में बैठी बुजुर्ग महिला ने पूछा। जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ मनोरंजन के लिए। अच्छी बात है। हमारे शहर में देखने के लिए कई जगहें हैं,
प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों जगह। हाँ, मैं कुछ समय से यात्रा करना चाहता था लेकिन कभी मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, मेरी बेटी मुझे हाल ही में द कैप्टन फिल्म देखने के लिए ले गई। अब हवाई जहाज में बैठने से मैं हमेशा परेशान हो जाता हूँ। जगत मेहरा हंसते हुए बोले, आंटी, उड़ना वास्तव में बहुत सुरक्षित है। आंकड़े बताते हैं कि विमानों पर होने वाली दुर्घटनाओं की दर कारों की तुलना में बहुत कम है। आपने उस फिल्म का उल्लेख किया, क्या विमान अंत में सुरक्षित रूप से नहीं उतरा? आप सही हैं, लेकिन मैं अभी भी नसों को हिला नहीं सकता। मेरी बेटी ने इस उड़ान को बहुत पहले बुक किया था, अब ट्रेन टिकट में बदलना इसके लायक नहीं होगा। छोटी छोटी बातें करने और यह जानने के बाद कि बूढ़ी महिला अपने गंतव्य की स्थानीय महिला थी, जगत मेहरा ने सावधानी से मेजबान सुमित का विषय उठाया। अरे हाँ, यह बहुत शर्म की बात थी, उन युवा लड़के। बुजुर्ग महिला ने टिप्पणी की, यहाँ तक कि हमारे शहर के पुराने शिकारी भी उन क्षेत्रों में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। उन्हें वास्तव में अपने जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं था। आप युवाओं को प्रसिद्ध होने के लिए इस तरह के साहसी रोमांच पसंद हैं। लेकिन अगर आप अपनी जान गंवा देते हैं तो प्रसिद्ध होना बेकार है। आप जो पैसा नहीं है उसे कैसे खर्च कर सकते हैं? आपको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। युवक, मुझसे वादा करो कि तुम उनके नक्शेकदम पर नहीं चलोगे और मुसीबत की तलाश में नहीं जाओगे। यह वास्तव में इसके लायक नहीं है। चिंता मत करो, आंटी, मैं बहुत सतर्क हूं। मैं बस कुछ राष्ट्रीय उद्यानों पर एक नज़र डालूंगा, मैं निर्जन क्षेत्रों में उद्यम करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जगत मेहरा ने मजाक में कहा, वैसे, आंटी, क्या आपने जंगली सुअर के बारे में उनका वीडियो देखा है? क्या वास्तव में उन पहाड़ों में किसी प्रकार का राक्षस हो सकता है? जगत मेहरा जब अतीत में लोगों से बात करते थे तो उनका ज्यादातर ध्यान खुद पर होता था, यह सोचकर कि वह क्या कहने या करने जा रहे हैं, बातचीत का जवाब कैसे दें, उन्हें आगे क्या कहना चाहिए। हालांकि जब अजनबियों की बात आती है तो उन्हें हमेशा डर रहता था कि वह जो कुछ भी कहता है वह अजीब होगा। अब उनकी संवेदी और सूचना संग्रह और प्रसंस्करण क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार के कारण जगत मेहरा की अजनबियों के साथ संवाद करने के प्रति समझ और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया है। वह आसानी से अनुमान लगा सकता है कि दूसरे क्या कहना या सुनना चाहते हैं और इसलिए इसके आधार पर वह आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। उदाहरण के लिए, उस गांव के स्थान के बारे में जानने के बाद जहां उसके बगल में बैठी महिला बचपन से रहती है, जगत मेहरा ने जानबूझकर उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। कई मामले एक बार इंटरनेट या अन्य मीडिया पर प्रसारित होने के बाद कुछ हद तक विकृत हो जाते हैं और वास्तविक स्थिति से काफी भिन्न होते हैं। हालांकि अक्सर सुनी जाने वाली स्थानीय किंवदंतियां या अफवाहें सच्चाई से भटक जाती हैं, वे अपेक्षाकृत अधिक सटीक जानकारी प्रदान करती हैं। किंवदंतियों की बात करें तो बुढ़िया ने रुचि विकसित की। मूल रूप से वह एक कंबल के साथ झपकी लेना चाहती थी जिसके लिए उसने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा था, लेकिन अब वह उत्साह से अभिभूत थी और बिना रुके बकबक करने लगी। व्यापक अर्थों में देवगिरी एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 100 से 200 किलोमीटर चौड़ी है, जिसे चीनी रीढ़ की हड्डी, चीनी ड्रैगनस, फादर माउंटेन भी कहा जाता है। यह क्षेत्र बड़ी संख्या में दुर्लभ और कीमती जंगली जानवरों का घर है और विशाल क्षेत्र अविकसित और निर्जन रहते हैं। इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला सभी प्रकार की किंवदंतियों और रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई है, प्राचीन कब्रों से लेकर राक्षसों और राक्षसों तक, अमर और भिक्षुओं तक, जंगली पुरुषों और जानवरों तक, यहाँ तक कि यूएफओ और अलौकिक आगंतुकों तक। इसलिए यह हमेशा साहसी और जांचकर्ताओं को आकर्षित करता है। बड़ी उम्र की महिला ने निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी किंवदंतियों को सुना था जब वह एक बच्ची थी, मुख्य रूप से प्राचीन कब्रों, आत्माओं और विभिन्न जानवरों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। जगत मेहरा ने जंगली सुअर के मेजबान सुमित द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल किया ताकि बूढ़ी महिला को खून चूसने वाले जानवर के बारे में सोचें। हालांकि उसने उल्लेख किया कि उसने ऐसी किंवदंतियों के बारे में कभी नहीं सुना था। और अधिकांश नेटिजन्स की तरह उनका मानना है कि जंगली सुअर को सबसे अधिक संभावना मेजबान सुमित और उनकी टीम द्वारा मार दिया गया था,
जिससे ध्यान आकर्षित करने के लिए एक राक्षस की झूठी धारणा पैदा हुई। बुढ़िया ने इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, यह टिप्पणी करते हुए कि गहरे जंगल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आम लोगों को इससे बचना चाहिए। थोड़ी देर बाद जगत मेहरा ने महिला की थकान को देखते हुए बातचीत समाप्त की ताकि वह आराम कर सके। बूढ़ी औरत की जानकारी बहुत उपयोगी साबित नहीं हुई, क्योंकि जब वह एक युवा किशोरी थी तब वह काउंटी चली गई थी और जिस पहाड़ी गांव में वह रहती थी वह उस क्षेत्र से बहुत दूर था जहां मेजबान शुमिथ और उसकी टीम की घटना हुई थी। इसके अलावा सभी ग्रामीण कई साल पहले एक पारिस्थितिक बहाली परियोजना के हिस्से के रूप में चले गए थे। वह जो जानकारी जानती थी वह ज्यादातर पुराने ग्रामीणों और उसके बुजुर्गों से आती थी। लेकिन उपयोगी जानकारी की कमी भी अपने आप में एक प्रकार की जानकारी है। उड़ान सुचारू थी और बिना किसी अशांति या किसी भी घटना के सुरक्षित रूप से उतरी, जिसके बारे में बूढ़ी औरत फिल्म जैसे परिदृश्य का पालन करने के बारे में चिंतित थी। पहुंचने पर उनके बगल में बैठी वृद्ध महिला ने उत्साह से पेशकश की कि उनके रिश्तेदार जगत मेहरा को अपने होटल ले जाएंगे। हालांकि उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। इस शहर में रात भर रुकने की उसकी कोई योजना नहीं थी। जबकि यह अभी भी जल्दी था, उसने 1 दर्जन किलोमीटर दूर एक काउंटी स्तरीय शहर के लिए एक सीधी बस ली और वहां से उसने एक छोटे से शहर के लिए एक निजी कार किराए पर ली, जहां मेजबान शुमिथ रहता था, आराम करता था और मरने से पहले वीडियो अपलोड करता था। सुबह के शुरुआती घंटों में छोटे से शहर में पहुंचने पर जगत मेहरा शुरू में सीधे पहाड़ों पर जाने की योजना बना रहा था, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद वह शहर के एकमात्र होटल में चला गया। मेजबान शुमिथ और उनके चालक दल के शवों की खोज को आधे महीने से अधिक समय हो गया था। आमतौर पर किसी भी आधिकारिक जांचकर्ता या मीडिया कर्मियों को लंबे समय से जाना चाहिए था। अगर कोई बचा होता तो जगत मेहरा के विपरीत, जो आत्मनिर्भर थे और दिन रात पहाड़ में घूम सकते थे, उन्हें संभवतः छोटे शहर में रहने की आवश्यकता होगी, जैसा कि मेजबान शुमिथ और उनकी टीम ने किया था। होटल पहुंचने पर जगत मेहरा धीमा हो गया, होटल की लॉबी टॉयलेट में चला गया और संवेदी जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। होटल की अधिभोग को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे मेहमान नहीं थे और कोई भी मेजबान शुमिथ घटना पर चर्चा नहीं कर रहा था। जगत मेहरा ने और समय बर्बाद नहीं किया। टॉयलेट से निकलने के बाद वह होटल से बाहर चला गया, सीधे पहाड़ में जाने के लिए तैयार था। हालांकि अपने पीछे होटल से बाहर निकलने वाले 2 लोगों के बीच बातचीत सुनने के बाद वह फिर से रुक गया। क्या हमें वास्तव में रात भर वापस ड्राइव करना है? क्या हम कल सुबह नहीं जा सकते? उनमें से एक ने शिकायत की। अधिकारी ने कहा, कंपनी द्वारा बुक की गई फ्लाइट सुबह 8:30 बजे है। वे व्यावहारिक रूप से हमें पूरी रात गाड़ी चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप इसे अन्यथा बना सकते हैं? दूसरे ने जवाब दिया। क्या हम सिर्फ अपने टिकट नहीं खरीद सकते? आगे बढ़ो, कॉल करो। अगर वे हमारी उड़ान के समय को बदलने के लिए सहमत हैं, तो मैं आपके टिकट के लिए भुगतान करूंगा। अरे, वे सिर्फ हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात के लिए यहां आना पूरी तरह से अर्थहीन है। उन्होंने हमें केवल मिट्टी का ढेर, गंदगी का ढेर दिया। हम संभवतः क्या पा सकते हैं? और वह मरा हुआ स्वर, हमने बहुत प्रयास किया है और यह बेकार होने की हद तक सड़ गया है। हम संभवतः क्या पा सकते हैं? उन्हें लगता है कि वे CSI या कुछ और हैं। बड़बड़ाना बंद करो, आपने गैर प्रकटीकरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। डरने की क्या बात है? किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंपनी हमसे यह सब करके क्या हासिल करने की उम्मीद करती है? उनके नजरिए से देखें तो जगत मेहरा, जो उनसे पहले ही होटल से निकल चुके थे, पहले से ही सड़क के उस पार थे। यहां तक कि अगर वे चिल्लाते हैं तो वह शायद उन्हें नहीं सुनता। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? दूसरा अपने साथी की शिकायतों से स्पष्ट रूप से नाराज था। इसके साथ ही वे दोनों एक सफेद प्राडो में सवार हो गए और होटल की पार्किंग से बाहर निकल गए। उनकी बातचीत सुनकर जगत मेहरा को तुरंत एहसास हुआ कि यहां आने का उनका उद्देश्य संभवतः उनके जैसा ही था। लेकिन उसके विपरीत, जिसका एक स्पष्ट उद्देश्य था और जानता था कि वह यहां क्यों था और वह क्या ढूंढ रहा था, वे सबसे अधिक संभावना है
कि किसी के आदेश पर काम करने वाले कर्मचारी थे। जैसे ही उन्होंने कार को होटल की पार्किंग से निकलते देखा, जगत मेहरा ने तुरंत अपने दिमाग में विभिन्न योजनाएं बनानी शुरू कर दी। पुलिस को आकर्षित करने और उनकी पहचान करने के लिए हिट एंड रन दुर्घटना का नाटक कर रहे हैं। असाध्य। संभावित अस्पताल की यात्रा का उल्लेख नहीं करने के लिए, लेकिन बस इन दो लोगों के सामने खुद को उजागर करने से कई जोखिम पैदा होंगे। वह अभी भी उनकी सटीक उत्पत्ति नहीं जानता था और इस तरह से कार्य करना बहुत खतरनाक होगा। उनके वाहन के लिए सुपर संवेदी संपर्क के साथ एक मन का संलग्न करने का प्रयास करें और फिर उनके गंतव्य के लिए ट्रैक करें। फिर यह संभव नहीं था। पूरी यात्रा के लिए कार पर मन का छड़ी बनाने की कठिनाई को छोड़कर उनकी बातचीत से वे कल सुबह हवाई जहाज से जा रहे थे। यहां तक कि अगर वह पूरी रात उनका पीछा करता है तो शायद इसका कोई मतलब नहीं होगा। सुरक्षित रहने के लिए जगत मेहरा ने प्राडो के लाइसेंस प्लेट नंबर को याद करने के अलावा कुछ नहीं किया। जगत मेहरा ने पीछे मुड़कर एक होटल की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर नहीं था। शायद वह होटल में प्रवेश करने और उनकी पंजीकरण प्रणाली तक पहुंचने का एक तरीका ढूंढ सकता है, यह देखने के लिए कि जो दो अभी चले गए थे उन्होंने किस पहचान और संबद्धता के तहत पंजीकरण किया था। हालांकि कई योजनाओं पर विचार करने के बाद, जिनमें से सभी उसे जानकारी प्राप्त कर सकती थीं, उन सभी ने अपरिहार्य रूप से निशान छोड़ दिए, दूसरों को उसके बारे में जागरूक किया और उसके चेहरे को याद किया। यदि दूसरों को बाद में कुछ पता चलता है तो वे एक रिवर्स जांच कर सकते हैं, इसलिए यहां उसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। वह अभी छिपा हुआ है। खुले में कोई निशान दिखाना बहुत जोखिम भरा है। आखिरकार इस सूचना युग में एक बार छाया पर कब्जा कर लेने के बाद वास्तविक व्यक्ति आसानी से उजागर हो जाता है। इस तरह के समय में वह इस बात से निराश थे कि उनके पास सीधे तरुण गोयल से भाषा के साथ सम्मोहित करने की क्षमता क्यों नहीं थी। जगत मेहरा ने इस मामले को अभी के लिए एक तरफ रखने का फैसला किया और म्यूटेंट के संभावित अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए पहाड़ों में जाने का फैसला किया। इसलिए अपनी पीठ पर बड़े धनुष के मामले के साथ जगत मेहरा सड़क के किनारे पहाड़ की ओर निकल पड़े। इससे पहले कि कोई कार पास आए, वह देखे जाने से बचने के लिए एक तरफ हट जाता। आमतौर पर इस समय कोई भी अकेले पहाड़ों में नहीं जाता था। जगत मेहरा की तो बात ही छोड़ दें, जिसने सवारी भी नहीं पकड़ी थी लेकिन शहर से चलना शुरू कर दिया था। ध्यान रखें, जिस स्थान पर मेजबान शुमित और उनकी पार्टी ने पहाड़ में प्रवेश किया था, वह अभी भी 2 घंटे से अधिक की ड्राइव दूर था। लेकिन जगत मेहरा के अपने कारण थे। उन्होंने पहले मानचित्र पर स्थानीय स्थलाकृति पर शोध किया था, इसलिए उन्हें पता था कि शॉर्टकट कैसे लेना है। बाधाएं जो दूसरों को दुर्गम लग रही थीं, उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं थीं। शहर से 2 घंटे से अधिक समय तक पहाड़ी सड़क पर चलने के बाद जगत मेहरा ने पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता अपनाया। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने अपने भारी धनुष के मामले को नीचे रख दिया, रात के आकाश के नीचे रश्मि सिंह द्वारा उपहार में दिए गए धनुष को बाहर निकाला, इसे इकट्ठा किया, तीरों को फिट किया और अपनी पीठ पर यौगिक धनुष और तरकश दोनों को ले गए। जगत मेहरा ने धनुष के मामले को एक गड्ढे में छिपा दिया और सुपर संवेदी संपर्क के साथ एक मनका छोड़ दिया, जो उसे लौटने पर धनुष के मामले को खोजने में मदद कर सकता था और यह एक स्थान मार्कर के रूप में भी काम कर सकता था। संदर्भ के रूप में इस मनका के साथ उसके लिए पहाड़ों में गहराई तक नेविगेट करना आसान हो गया। वह दूरी और इलाके के सावधानीपूर्वक ज्ञान के साथ बाद की दूरी पैदल चला। सुपर संवेदी संपर्क मनका के संवेदन चरण के दौरान वह अपने मस्तिष्क में एक स्पष्ट मार्ग मानचित्र बना सकता था। यदि आवश्यक हो तो वह अधिक विस्तृत स्थान खोजने और मानचित्र निर्माण में सहायता करने के लिए सुपर संवेदी संपर्क के साथ कई अन्य वस्तुओं को भी छोड़ देगा। देर रात पहाड़ों में प्रवेश करने में सबसे बड़ी समस्या प्रकाश व्यवस्था थी, जिससे उसकी दृष्टि प्रभावित हुई। हालांकि जगत मेहरा के लिए विशालकाय उल्लू से रात्रि दृष्टि मोड प्राप्त करने के बाद पहाड़ में हल्की रोशनी पर्याप्त थी, जिससे वह रास्ते में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। दूसरा मुद्दा जटिल पहाड़ी इलाका था, जहां एक भी गलत कदम संभावित रूप से किसी की जान ले सकता है। इसके विपरीत जगत मेहरा ने विशेष रूप से शॉर्टकट लेने के लिए खड़ी, खतरनाक, हरे भरे और घने जंगल वाले रास्तों को चुना। इन रास्तों पर चलने वाले सामान्य व्यक्तियों को
अपने अनुभव और पर्याप्त तैयारी के बावजूद धीरे धीरे और सावधानी से घने जंगल में मार्ग प्रशस्त करना होगा। उन्हें उपकरण और आपूर्ति की आवश्यकता होगी, संभवतः लंबी दूरी तय करने से भी अधिक उनकी गति धीमी हो जाएगी और चोट लगने का भी खतरा होगा। जगत मेहरा ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे माहौल में अभ्यास और प्रशिक्षण लिया था। अपनी बेहतर उंगली पकड़ ताकत, कोर ताकत और तेजी से प्रतिक्रिया की गति के साथ साथ अटूट सहनशक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने कम दूरी की चढ़ाई को आसान बना दिया। हालांकि उनके भारी वजन के कारण छोटी चट्टानें आसानी से उखड़ जाती थीं। हालांकि चढ़ाई करते समय वह अपने दिमाग में विभिन्न संभावित स्थितियों के लिए तैयार था, हर कार्रवाई के लिए एक बैकअप योजना के साथ। अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए अपनी ताकत और सजगता पर भरोसा करते हुए उसके पास त्रुटि के लिए एक उच्च मार्जिन था। बेशक जगत मेहरा एक पेशेवर रॉक पर्वतारोही नहीं थे और उन्होंने जानबूझकर चुनौती के लिए बड़ी चट्टानों का चयन नहीं किया था। शॉर्टकट की तलाश में भी वह कई कठिन चट्टानों के बिना आसान रास्ते चुनता था। घने जंगल में उसे मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता नहीं थी। अपनी सामान्य पहाड़ रैमिंग शैली में उसने सीधे अपने शरीर के साथ बुलडोजर चलाया, एक जंगली सुअर के समान। वह बेतहाशा दौड़ा, शाखाओं और कांटों को खरोंचने और उसे डराने दिया, इसके प्रति उदासीन। उनकी तेजी से ठीक होने की दर को देखते हुए उनके घाव 10 मिनट से भी कम समय में ठीक हो गए और उन्होंने इसे दीर्घकालिक कम तीव्रता वाले माउंटेन रैमिंग प्रशिक्षण के रूप में माना। जब भी आवश्यक हो वह अपने गिरने और समय बचाने के लिए पेड़ की शाखाओं का उपयोग करके ऊंचे स्थानों से सीधे कूद सकता था। सुबह 5 बजे के तुरंत बाद जगत मेहरा एक निचले पहाड़ की चोटी पर खड़े हो गए, इंफ्रारेड इमेजिंग विजन मोड को सक्रिय किया और दूर के जंगल में विभिन्न प्राणियों की गतिविधियों का अवलोकन किया। वह जानता था कि अगर वास्तव में म्यूटेंट थे तो गंध की भावना के साथ उसके इंफ्रारेड इमेजिंग मोड के साथ वह निश्चित रूप से उन्हें नोटिस करने से पहले ही खोज लेगा। पहाड़ में प्रवेश करने के तुरंत बाद जगत मेहरा ने पाया कि उनके फोन का सिग्नल खो गया था। हालांकि यह उनकी उम्मीदों के भीतर था। हालांकि एक उच्च सुविधाजनक बिंदु से कुछ संदर्भ परिदृश्यों की पहचान करके और सड़क पर छोड़ी गई कुछ सुपर संवेदी संपर्क वस्तुओं पर भरोसा करके उन्होंने अपनी दूरी और दिशा की गणना की। वह कागज के नक्शे पर भी अपनी स्थिति खोजने में सक्षम था। यहां आने से पहले जगत मेहरा ने पहले ही निर्जन क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र का अनुमान लगा लिया था, जहां मेजबान शुमित और उनकी पार्टी ने पहले विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों के माध्यम से प्रवेश किया था। जगत मेहरा के मूल अनुमान के अनुसार उसे दूसरे दिन की रात तक उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगले दिन दोपहर तक जगत मेहरा ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। उसने फिर से उस बहुत ही अलग गंध को सूंघा। हालांकि गंध फीकी थी और विशालकाय उल्लू और तरुण गोयल से पूरी तरह से अलग थी, जगत मेहरा को पता था कि यह अवचेतन सतर्क भावना थी। यह म्यूटेंट की गंध की हस्ताक्षर विशेषता थी। जगत मेहरा का दिमाग तेज गति से काम कर रहा था, उसका ध्यान अत्यधिक केंद्रित था। उसकी आंखें, कान और नाक सभी को अपनी सीमा तक धकेल दिया गया था, लगातार जानकारी एकत्र कर रहे थे, उत्परिवर्ती के निशान की तलाश कर रहे थे। यौगिक धनुष भी उसके हाथ में था, तीर के साथ किसी भी क्षण शूट करने के लिए तैयार था। हालांकि जगत मेहरा ने पाया कि खुशबू हर तरफ से आ रही थी। कुछ पेड़ों में थे, अन्य जमीन पर कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं था, जिससे उसे एक विशिष्ट दिशा इंगित करने में मदद नहीं मिल रही थी। इंफ्रारेड इमेजिंग मोड में आसपास कई छोटे जानवर थे और वह कुछ बड़े शिकारियों की गंध और पैरों के निशान को सूंघ सकता था, लेकिन उसे उत्परिवर्ती की उपस्थिति का कोई विशिष्ट निशान नहीं मिला। यहां तक कि वह गंध भी कहीं से दिखाई दे रही थी। इस अजीब स्थिति ने जगत मेहरा को और अधिक सतर्क बना दिया। लगभग 1 घंटे तक जंगल के माध्यम से सावधानी से पार करने और निशान के लिए जमीन और आसपास की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद जगत मेहरा को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो निर्णायक रूप से अजीबोगरीब गंध से जुड़ा हो। हालांकि चूंकि वह इसे स्पष्ट रूप से सूंघ सकता था, इसलिए पीछे कुछ निशान छोड़े गए होंगे। जगत मेहरा अपने ट्रैक पर रुक गए, अपनी आंखें बंद कर लीं और उस परिदृश्य का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया जो उसने अभी अभी पास के क्षेत्र में देखा था, श्रवण और घ्राण जानकारी के साथ दृश्य को पूरक करता था।
यहाँ तक कि उन्होंने पर्यावरण के निर्माण के लिए पूरी तरह से गंध की भावना पर भरोसा करते हुए गुड्डू की धारणा के अनूठे तरीके का उपयोग करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने अपने संज्ञानात्मक मॉडल में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है और हमेशा अपने तरीके से संज्ञानात्मक मॉडल का निर्माण नहीं कर सकता है। एक छिटपुट सफलता और विफलता की स्थिति, वह अजीबोगरीब गंध के प्रति बेहद संवेदनशील था, अन्य संवेदी जानकारी से किसी भी हस्तक्षेप को बाहर करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील था। इस प्रकार इस बार अपने मस्तिष्क में गुड्डू के तरीके से एक संज्ञानात्मक मॉडल बनाने से अच्छे परिणाम मिले। कुछ मिनट बाद जगत मेहरा ने अपनी आंखें खोलीं, कुछ कदम पीछे हट गए। जिस धनुष को वह वापस अपने शरीर पर पकड़ रहा था उसे अपने शरीर पर लटका दिया, तीर को हटा दिया और फिर 2 सेकंड में एक शाखा तक पहुंचने के लिए एक पेड़ को गले लगा लिया। एक बंदर की तरह चतुराई से आगे बढ़ रहा था। जगत मेहरा ने चारों ओर देखा, फिर एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे अपनी नाक के पास लाया, एक गहरी सांस ली, इसकी बनावट का निरीक्षण करने के लिए उसे फाड़ दिया और फिर फटे हुए हिस्से को चाटा। एक पल के बाद उसने फटे हुए पत्ते को अपनी कार्गो पैंट की जेब में भर दिया, कुछ और पत्ते तोड़े और पेड़ से नीचे कूद गया। गंध के बाद जगत मेहरा थोड़ा चला और कुछ और पत्ते, जंगली फूल और खरपतवार तोड़े। उन्हें तोड़ने से पहले उसने अपना फोन निकाला और एक तस्वीर ली। पहली नज़र में ये पत्ते, घास और फूल विशेष नहीं लगते थे, लेकिन जगत मेहरा को अब पूरा यकीन हो गया था कि वे अजीबोगरीब गंध का स्रोत थे, या यूं कहें कि यह उनके आसपास के विभिन्न पौधों से आया था। उसे जो बात दिलचस्प थी वह यह थी कि अजीबोगरीब गंध इन पौधों के केवल एक हिस्से से आती थी, जैसे कि एक शाखा का एक हिस्सा या घास के एक गुच्छा में कुछ डंठल या कई से कुछ फूल। यही कारण है कि मेहरा ने शुरू में सोचा था कि उत्परिवर्ती जीव के गुजरने के साथ गंध पीछे रह गई थी। उसे यह भी संदेह था कि प्राणी दूर नहीं था, या बचे हुए भोजन के टुकड़े या लड़ाई के अवशेष हो सकते हैं। यदि इस अनूठी गंध के आधार पर आसपास के वातावरण के पुनर्निर्माण के लिए गुड्डू के संवेदी मॉडल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो शायद वह इतनी जल्दी इसका पता नहीं लगा पाता। आखिरकार गंध अविश्वसनीय रूप से फीकी थी। ऐसा नहीं है कि यह सीधे इन पौधों से आती है, और वे पौधे अभी भी सामान्य गंध उत्सर्जित करते हैं। जगत मेहरा ने सोचा था कि क्या उत्परिवर्ती पौधे हैं, लेकिन उनके विशालकाय उल्लू और तरुण गोयल के उदाहरणों को देखते हुए ताजा रक्त उनके जैसे म्यूटेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अपरिहार्य भोजन था। फिर भी पौधों में रक्त नहीं था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि रक्त की कमी का मतलब यह नहीं है कि वे खून चूस नहीं सकते। म्यूटेंट शायद जानवरों तक ही सीमित नहीं थे, लेकिन ये उत्परिवर्ती पौधे बहुत अजीब थे। पूरा पौधा नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल एक छोटा सा वर्ग ही उत्परिवर्तित हुआ हो? जगत मेहरा को विश्वास नहीं था कि इतनी छोटी सीमा के भीतर इतने सारे उत्परिवर्ती पौधे एक साथ दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने सोचा कि ये पौधे किसी अन्य पौधे के परजीवी विस्तार थे जो अन्य पौधों पर लीच करते थे, उनके सुपर संवेदी संपर्क और भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं की तरह। उनके उद्देश्य के लिए यह संवेदी हो सकता है या कुछ और। सुअर के शवों के वीडियो के बारे में सोचते हुए जो होस्ट शुमिथ ने इंटरनेट पर पोस्ट किए थे और होस्ट शुमिथ और अन्य लोगों के शवों की खोज के बाद की खबरों के बारे में सोचते हुए जगत मेहरा ने अनुमान लगाया, उत्परिवर्ती पौधा शायद किसी विधि के माध्यम से खुद को साधारण पौधे के फल के रूप में प्रच्छन्न करके शिकार करता है। यह सुअरों और मनुष्यों को गलती से इसका उपभोग करने देता है, मतिभ्रम पैदा करता है या उन्हें अक्षम करता है। क्या समाचार रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था कि मेजबान शुमित सहित 3 मेजबानों ने गलती से कुछ जहरीले जंगली फल खा लिए होंगे जो मतिभ्रम का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप वे अंततः ठंड और भूख से मर जाते हैं? उन्होंने अपने सभी गियर भी छोड़ दिए, जिससे बचावकर्मियों के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो गया। होस्ट शुमिथ के उस वीडियो को याद करते हुए जहां उन्होंने मृत जंगली सुअर की खोज की थी, न केवल उनके साथ मौजूद सर्वाइवल एक्सपर्ट हैरान थे, बल्कि जगत मेहरा ने पहले अन्य जानवरों या इंसानों के निशान भी मांगे थे। हालांकि अगर हत्यारा एक पौधा था तो कई स्थितियों को समझाया जा सकता था, लेकिन वीडियो फुटेज से और सुअर की लाश के आसपास कोई स्पष्ट या अजीब पौधे नहीं पाए गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उत्परिवर्तित पौधे भी चल सकते हैं?
या क्या वे अन्य तरीकों से हमला कर सकते थे, जैसे कि लंबी लताएं या जड़ें खून पीने तक फैली हुई थीं? क्या वे काम पूरा होने के बाद चले जाएंगे? जगत मेहरा ने उत्परिवर्तित पौधे के संभावित हमले के तरीकों पर अनुमान लगाया, जिसमें सुअर पर घाव भी शामिल था। इसे कैसे बनाया गया? जगत मेहरा के लिए इस समय उनकी मुख्य चिंता शक्तिशाली शारीरिक हमलों का खतरा बनी हुई थी। उदाहरण के लिए, जब उसे एहसास हुआ कि तरुण गोयल उसका पीछा कर रहा है, अगर उसने तरुण गोयल पर बंदूकें सूंघी होतीं, तो वह निश्चित रूप से खर्च किए गए खर्च की परवाह किए बिना भाग जाता। वह सावधानी से एक निश्चित दूरी तक चला, लगभग सभी पौधों को विशेष गंध के साथ उठाया जिसे वह देख सकता था। ले जाने में आसान लोगों को उसकी कार्गो पैंट की जेब में दबा दिया गया था, जबकि अधिकांश को हाथ से कुचल दिया गया था और जमीन पर फेंक दिया गया था। जगत मेहरा ने उस जेब की जांच की जहां उसने पहली बार अपने द्वारा तोड़े गए पत्तों को संग्रहित किया था। उसे एहसास हुआ कि एक जंगली फूल गायब था। जेब के आधार को छूते हुए उसे कुछ महीन भूरे रंग की धूल महसूस हुई। धूल ठीक और सूखी थी। जगत मेहरा ने इसकी जांच की और हल्की हवा ने इसे उड़ा दिया। यह ग्रे धूल उसके अपने शरीर के ऊतकों की धूल के रूप से बहुत अलग नहीं थी। इससे पता चलता है कि पौधे के कुछ हिस्से एक ऐसे प्राणी से आए थे जो जगत मेहरा जैसे उत्परिवर्तित हो गए थे। हालांकि समान विशेष गंध वाले अन्य पौधे ग्रे नहीं हुए, स्पष्ट रूप से दिखाते हुए कि उनके पास उत्परिवर्ती जीव के लिए एक अलग संरचना थी। जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि जंगली फूल को उत्परिवर्ती पौधे द्वारा लगाया जा सकता है, जबकि पौधे के अन्य हिस्से अन्य तरीकों से इससे प्रभावित थे। रात होने के बाद जगत मेहरा एक निचले पहाड़ की पहाड़ी पर एक बड़ी चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपना यौगिक धनुष और तीर बैग एक तरफ रख दिया और अपने जूते और मोजे हटा दिए। उन्होंने अपने परिवेश का निरीक्षण करने के लिए नाइट विजन मोड और इंफ्रारेड इमेजिंग मोड के बीच बारी बारी से काम किया। इस बीच उनकी सुनने और सूंघने की क्षमता अपने अधिकतम स्तर पर काम कर रही थी, सभी प्रकार के आंदोलनों को इकट्ठा कर रही थी। सूर्यास्त के बाद सभी शारीरिक कार्य और इंद्रियां दिन की तुलना में अधिक मजबूत थीं। रात की सापेक्ष शांति के साथ ध्वनियों का पता लगाना आसान था। इसलिए जगत मेहरा का मानना था कि वह जंगली जानवरों या म्यूटेंट का पता लगा सकता है जो पहले से ही उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्हें मिली विशेष महक, पत्तियों और शाखाओं के आधार पर उन्हें उत्परिवर्ती पौधे द्वारा पहले ही खोजा जा सकता था। हालांकि वह बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि सभी ज्ञात स्थितियों का आकलन करने के बाद उनका मानना था कि वह उत्परिवर्ती पौधे के शिकार के तरीके को संभाल सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण था वह यह था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि इस उत्परिवर्ती पौधे का उच्च आईक्यू होगा, अगर इसमें कोई भी था। जबकि विशाल उल्लू ने उत्परिवर्तन के बाद बुद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई, फिर भी यह मनुष्यों की तुलना में कम हो गया, उन पौधों का उल्लेख नहीं करने के लिए जिनके पास मस्तिष्क भी नहीं है। जगत मेहरा ने यह भी विचार करना शुरू कर दिया कि अगर वह उत्परिवर्ती पौधे को वश कर देता है तो वह इसे वापस कैसे लाएंगे, या क्या उसे यहीं इससे निपटना चाहिए। लेकिन आप एक पौधे से कैसे निपटते हैं? इसमें खून नहीं है। क्या उसे सीधे इसका रस देना चाहिए? या उत्परिवर्तन के कारण क्या इसमें अब पौधे का भौतिक रूप नहीं था, बल्कि कुछ जानवरों की विशेषताओं का अधिग्रहण कर लिया था? उदाहरण के लिए, इसे अब जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह हर जगह चला सकता है। उदाहरण के लिए, यह अब प्रकाश संश्लेषण में संलग्न नहीं हो सकता है और यहां तक कि प्रकाश से बचना और अंधेरे की तलाश करना शुरू कर सकता है। एक पौधे के रूप में इसके उत्परिवर्तन और विकास की दिशा क्या हो सकती है? अब यह क्या रूप लेगा? एक पेड़ जो कहीं भी लड़खड़ा सकता है, या अजीब आकार की शाखाओं का एक बड़ा द्रव्यमान? इसमें क्या क्षमताएं हो सकती हैं? और अगर जगत मेहरा इस उत्परिवर्ती पौधे को अवशोषित कर लेता है तो वह क्या शक्तियां प्राप्त कर सकता है? क्या वह विभिन्न पौधों पर भागों को क्राफ्ट करने में सक्षम होगा? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, जगत मेहरा उतना ही उत्सुक होता जाता था, यहां तक कि उत्साहित भी होता जाता था। वह उत्परिवर्ती पौधे को देखने के लिए शायद ही इंतजार कर सकता था। संभावित खतरों के लिए वह अच्छी तरह से तैयार था।
जगत मेहरा ने महसूस किया कि उन्होंने रास्ते में उत्परिवर्ती पौधे की इतनी सारी शाखाओं से छुटकारा पा लिया है। भले ही इन शाखाओं में समझने और निरीक्षण करने की क्षमता हो या नहीं, इसे ध्यान देना चाहिए था। वस्तुओं की तरह ही वह सुपर संवेदी संपर्क स्थापित करता है, हालांकि वे केवल स्थित और निर्देशित हो सकते हैं और आसपास की वास्तविक स्थिति को महसूस नहीं कर सकते हैं। यदि वे अचानक संपर्क खो देते हैं और वह उन्हें महसूस नहीं कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से अनुमान लगाएगा कि वस्तुओं का क्या हुआ। जिस तरह लिटिल फैटी गर्ल के स्थान पर सिक्के और अचार पेपर ने प्रेरण में कमी महसूस की, उसी तरह वह भी यही महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि अगर पौधे मनुष्यों की तरह स्मार्ट नहीं हैं, तो वे इस संवेदन क्षमता से अनजान नहीं होंगे। इसके अलावा जगत मेहरा ने उद्देश्यपूर्ण रूप से अपने चारों ओर कुछ शाखाओं को अनुपचारित छोड़ दिया, जिसका इरादा उत्परिवर्ती पौधे को अपने स्थान पर अधिक सटीक रूप से लॉक करने का था। उनका मानना था कि भले ही उत्परिवर्ती जगत मेहरा को अपने में से एक के रूप में पहचानता हो, वह आएगा और व्यक्तिगत रूप से जांच करेगा। जगत मेहरा को इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि तरुण गोयल से उन्हें जो इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक विजन मोड मिला है, वह उत्परिवर्ती पौधे की असामान्यताओं को देख सकता है या नहीं। आखिरकार उन्होंने पहले भी इस मोड का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन पौधों के अन्य हिस्सों से विशेष गंध के साथ शाखाओं को अलग करने में विफल रहे। इसलिए रात में जगत मेहरा हमेशा गंध और ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करते थे। यदि वास्तव में कोई जंगम पौधा होता, तो यह निश्चित रूप से कुछ शोर मचाता और चलते समय कुछ हंगामा मचाता, और ये ध्वनियां और हरकतें निश्चित रूप से अद्वितीय होती। गंध के लिए यह बिना कहे चला जाता है। चूंकि इसके पीछे छोड़ी गई सभी शाखाओं को जगत मेहरा द्वारा उत्परिवर्ती की विशेष गंध के लिए महसूस किया जा सकता है, इसलिए पौधे के मुख्य शरीर में निश्चित रूप से एक मजबूत गंध होगी। लेकिन जगत मेहरा को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि उन्होंने जो पहली असामान्यता देखी, वह अभी भी उनकी दृष्टि के माध्यम से थी, और यह इंफ्रारेड इमेजिंग मोड के साथ थी। सुबह लगभग 3 बजे जगत मेहरा ने दूर के जंगलों के चारों ओर बिखरे हुए विभिन्न छोटे लाल धब्बों के बीच एक नीला धब्बा तेजी से अपनी ओर बढ़ते देखा। उन्होंने एक विशाल चट्टान पर बैठे अपने इंफ्रारेड विजन मोड को सक्रिय करते हुए इसे देखा। यह अंत में यहाँ कमबख्त है। जगत मेहरा अपनी पहली ब्लाइंड डेट से भी ज्यादा एक्साइटेड और रोमांचित थे। ऐसा लग रहा था कि उत्परिवर्ती पौधे में काफी बदलाव हुए हैं। इसके रूप और गति को देखते हुए यह एक पौधे की तुलना में एक जानवर की तरह अधिक था। जगत मेहरा ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन नीले धब्बे को ध्यान से देखा क्योंकि वह उसकी ओर बढ़ रहा था। हालांकि जैसे ही दूरी बंद हुई, जगत मेहरा ने अपनी शानदार दृष्टि, नाइट विजन और इंफ्रारेड इमेजिंग क्षमताओं के साथ कई दृष्टि मोड के बीच स्विच करने के बाद सोचा कि कुछ सही नहीं था। तेजी से आने वाले ब्लू स्पॉट के कारण वह मोटे तौर पर इसके आकार का अनुमान लगा सकता था, जो केवल एक सामान्य चेहरे के बेसिन के बराबर था। इसकी गति का तरीका अजीब था, कभी कभी जमीन पर रेंगता था, कभी कभी छलांग लगाता था और खुद को आगे फेंक देता था। यह अजीब बात क्या है? जगत मेहरा जितना अधिक देखता था, वह उतना ही हैरान होता जाता था। धीरे धीरे उसने अपने बगल में यौगिक धनुष तक पहुंचने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया। जब यह लगभग पहाड़ की तलहटी में था, तो इंफ्रारेड इमेजिंग मोड के तहत ब्लू स्पॉट ने हिलना बंद कर दिया। जगत मेहरा ने भौहें चढ़ा दी, सोच रहे थे कि यह क्या कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह वहां से हमला करने की तैयारी कर रहा है। आखिरकार इसमें मोर्टार नहीं था। जैसे ही वह हैरान था, जगत मेहरा को अचानक पता चला कि नीला धब्बा जल्दी से उसकी स्थिति के बाईं ओर स्थानांतरित हो गया। थोड़ी देर चलने के बाद यह रुक गया, दाईं ओर चला गया, अपनी मूल स्थिति में लौट आया, रुक गया और दाईं ओर जारी रहा। जगत मेहरा पूरी तरह से भ्रमित था। यह क्या कर रहा था? थोड़ी देर के लिए दाईं ओर जाने के बाद ब्लू स्पॉट ने दिशा बदल दी और तेज गति से विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगा, जैसे कि वह जाने वाला हो। जगत मेहरा अवाक रह गया। इससे पहले कि वह और अधिक सोच पाता, उसने अपने बाएं हाथ से यौगिक धनुष को पकड़ लिया, अपने दाहिने हाथ से तरकश से 2 तीर निकाले, एक उसके मुंह में था, दूसरा उसके हाथ में, और पहाड़ के नीचे नंगे पैर भाग गया। पहाड़ों में वह जूतों की तुलना में नंगे पैर तेजी से दौड़ सकता था, और वह विभिन्न जटिल इलाकों से अधिक कुशलता से भी निपट सकता था।
बेशक यहाँ तक कि उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ उसके पैर बहुत दूर नहीं दौड़ने के बाद खून से लथपथ हो जाएंगे और वह केवल दर्द को सहन कर सकता था और उसके ठीक होने का इंतजार कर सकता था। जगत मेहरा ने हिल रशिंग में अपने समृद्ध अनुभव के कारण अधिकांश दूरी तय करते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने पहले से ही सबसे तेज डाउनहिल मार्ग की योजना बनाई थी, विशेष रूप से बिंदु पर कदम रखा था और दोपहर में देखा था। इसलिए पहाड़ी के नीचे उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। लेकिन नीला धब्बा तेजी से आगे बढ़ा, जंगल के माध्यम से तेजी से डार्टिंग किया। पहाड़ी से नीचे भागने के बाद उच्च भूमि के लाभ के बिना जगत मेहरा की इंफ्रारेड इमेजिंग दृष्टि में प्रवेश का अभाव था और वह सीधे लक्ष्य को लॉक नहीं कर सकती थी। उसे इसे ट्रैक करने के लिए गंध पर निर्भर रहना पड़ा। उसने पहले से ही उत्परिवर्ती जीव की विशेष गंध को सूंघ लिया था। यह गंध उसी स्रोत से आई थी जो उसने दिन में शाखाओं से सूंघा था। हालांकि वह पूरी गति से दौड़ रहा था, जब वह लगभग उस स्थान पर पहुंच गया जहां ब्लू स्पॉट रुक गया था, तो जगत मेहरा ने धीमा होना शुरू कर दिया और निरीक्षण करने के लिए अपना विजन मोड बदल दिया। जगत मेहरा ने पहले सोचा था कि अगर वह उत्परिवर्ती जीव एक पौधा हुआ करता था तो यह इतना बुद्धिमान नहीं होता। हालांकि यह सिर्फ अटकलें थीं और उन्हें उचित स्तर की सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता थी। आखिरकार पौधे द्वारा बिछाए गए जाल में पड़ना और चेहरा खोना एक बात होगी, लेकिन अपनी जान खोना बिल्कुल दूसरी बात होगी। यहाँ मैं एक नई चंचल कॉमेडी पुस्तक की अनुशंसा करता हूँ जिसका शीर्षक है असंख्य लोगों का ड्रीम मास्टर। जगत मेहरा को ट्रैक करने का मौका बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने सावधानी से उस जगह की जांच की जहां ब्लू स्पॉट रुका था और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। उसे क्या हैरान कर रहा था? हालांकि गंध ने संकेत दिया कि उत्परिवर्ती वास्तव में यहाँ रुक गया था, जमीन पर कोई निशान नहीं था। जगत मेहरा ने आगे नहीं देखा। उसने एक मनका गिरा दिया जिसने जमीन पर सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट स्थापित किया था और अपने धनुष और तीर के साथ अपना उन्मत्त पीछा जारी रखा। नंगे पांव जगत मेहरा जंगल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा। कभी कभी जब सामने की झाड़ियां या बाधाएं बहुत ऊंची होती थीं, तो वह पड़ोसी पेड़ों से छलांग लगा देता था। कभी कभी वह बंदर की तरह एक हाथ से धनुष और तीर पकड़कर शाखाओं से झूलता था। हालांकि ब्लू स्पॉट और भी तेजी से आगे बढ़ा और उनके बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन जगत मेहरा चिंतित नहीं थे। उसके पास इसे ट्रैक करने के लिए पर्याप्त धैर्य और सहनशक्ति थी। जब तक यह अपनी गंध को छिपा नहीं सकता है, तब तक उसके लिए पहले से ही खोजे जाने और लक्षित होने के बाद उसे हिलाना मुश्किल होगा। एक शहर की तुलना में जंगल में गंध व्यवधान के बहुत कम स्रोत थे। जंगल में स्टील और कंक्रीट का इंसुलेशन नहीं था। इसके अलावा जगत मेहरा अन्य म्यूटेंट की अनूठी गंध के प्रति अधिक संवेदनशील थे। जब तक ब्लू स्पॉट काफी तेज नहीं होता या गंध को अवरुद्ध करने और खत्म करने के लिए पर्यावरण का उपयोग नहीं करता, तब तक जगत मेहरा अपना निशान नहीं खोएगा, भले ही वह कुछ समय के लिए इसे पकड़ न सके। हालांकि 1 घंटे से अधिक समय तक पीछा करने के बाद जगत मेहरा को अचानक एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था। अपने दिमाग में आसपास के इलाके के अपने फैसले से अगर वह इस दिशा में जाता रहा तो वह एक चट्टान से दूर नहीं होगा। कुछ देर तक पीछा करने के बाद जगत मेहरा ने रफ्तार नहीं बढ़ाई। वह जानता था कि अगर ब्लू स्पॉट वास्तव में चट्टान की ओर बढ़ रहा था तो वह निश्चित रूप से पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसने धनुष को अपने शरीर पर लटका दिया, उसके बगल में एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और जल्दी से शीर्ष पर पहुंच गया। फिर उसने अपना धनुष और तीर तैयार किया और दूर की चट्टान की दिशा में देखा। 1 दर्जन सेकंड बाद जगत मेहरा के इंफ्रारेड इमेजिंग विजन मोड के तहत ब्लू स्पॉट जंगल से चट्टान की ओर बढ़ते हुए बाहर निकल गया और उड़ गया। अपने उड़ान प्रक्षेपवक्र और गति के साथ साथ उस समय हवा की गति और दूरी के अनुसार जगत मेहरा ने तुरंत भविष्यवाणी की और अपना तीर चलाया। हालांकि तीर की नोक सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट के माध्यम से जगत मेहरा के साथ जुड़ी हुई थी और वह आमतौर पर इसके उड़ान पथ और अंतिम लैंडिंग बिंदु को जानता था। जिस क्षण तीर छोड़ा गया था, दूरी वास्तव में बहुत दूर थी, सख्ती से उसकी शूटिंग रेंज से परे बोल रहा था। साथ ही हवा में दौड़ने के बाद ब्लू स्पॉट के ग्लाइडिंग पथ की उनकी भविष्यवाणी बहुत सटीक नहीं थी, इसलिए इसे मारना थोड़ा भाग्य पर निर्भर करेगा।
एक पल बाद जगत मेहरा ने हल्की आह भरी। भाग्य उसके साथ नहीं था। तीर ब्लू स्पॉट से नहीं टकराया। ब्लू स्पॉट जल्दी से अंधेरे में गायब हो गया। जगत मेहरा तेजी से पेड़ से नीचे उतरा और चट्टान के किनारे तक भागा। उन्होंने दूर से जंगल को देखा, जल्दी से नाइट विजन मोड और इंफ्रारेड इमेजिंग मोड के बीच स्विच किया, लेकिन ब्लू स्पॉट ने पहले ही कोई निशान नहीं छोड़ा था। एक और का सामना करना पड़ा जो उड़ सकता है। जगत मेहरा मदद नहीं कर सका लेकिन थूकना चाहता था। यदि यह जमीन पर चल रहा था, भले ही वह अपनी गति के साथ नहीं रह सकता था, तो उसे विश्वास था कि वह अपनी पूंछ पर रह सकता है। लेकिन यह चीज वास्तव में उड़ सकती है? वह इस बारे में क्या कर सकता था? इसके अलावा उनकी पिछली भविष्यवाणी को देखते हुए, यदि ब्लू स्पॉट चट्टान से बाहर निकलने के बाद फिसलता है, तो तीर को उस पर मारने का एक अच्छा मौका होता। लेकिन ब्लू स्पॉट के बाद के प्रक्षेपवक्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसका हवा में अपने शरीर और दिशा पर नियंत्रण है, जो जगत मेहरा के अनुमानित प्रक्षेपवक्र से पूरी तरह से भटक गया है। ऐसा लगता है कि यह पौधे के उत्परिवर्तन का परिणाम होने की संभावना नहीं है ना? जगत मेहरा ने जीव के रूप को याद किया जब उसने नाइट विजन मोड में स्विच किया। यह एक फूल, घास, पेड़ का आकार नहीं था, बल्कि यह एक बड़ी मकड़ी की तरह दिखता था। या क्या यह केवल एक मकड़ी की तरह दिखता था और वे पैर सिर्फ जड़ें या शाखाएं थीं जो उत्परिवर्तन के बाद आंदोलन में सहायता करती थीं? अन्यथा हम पूरे जंगल में बिखरी हुई उन शाखाओं की व्याख्या कैसे करें? एक मकड़ी संभवतः हर जगह पौधों को क्राफ्ट नहीं कर सकती है ना? या क्या यह वह क्षमता है जो मकड़ी ने इस जंगल में विकसित किया है? अन्य मकड़ियां जाले घुमाती हैं, लेकिन यह पौधों के कुछ हिस्सों को बुनाई करती है। संभवतः इसने एक बार समान क्षमता वाले उत्परिवर्तित पौधे को खा लिया है। जगत मेहरा ने विभिन्न अनुमान लगाए, यह अनुमान लगाते हुए कि यह उत्परिवर्तित प्राणी किस तरह का अस्तित्व है। हालांकि जगत मेहरा को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि वह लानत प्राणी उड़ सकता है। यह कुछ अन्य उत्परिवर्तित पक्षियों को निगल नहीं सकता था, है ना? जगत मेहरा ने एक उल्लू भी खा लिया था, तो वह उड़ क्यों नहीं सका? अन्य क्षमताओं को एक तरफ, यह उड़ने वाली चीज बिल्कुल चुटीला थी। बेशक अगर वे काफी करीब थे, तो जगत मेहरा को विश्वास था कि उनकी तीरंदाजी के साथ एक मौका था कि वह इसे धनुष और तीर से नीचे ला सकते हैं, इससे पहले कि वह उड़ सके। हालांकि पिछली दूरी बहुत दूर थी। लेकिन जैसा कि जगत मेहरा ने चट्टान से उड़ने वाले ब्लू स्पॉट प्रक्षेपवक्र को याद किया और इसके दिशात्मक नियंत्रण की भयावहता को याद किया, इसकी उड़ान क्षमता की कुछ सीमाएं होनी चाहिए। अन्यथा इसे उड़ने के लिए इस चट्टान के किनारे पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पीछा किए जाने पर बस उड़ान भरना ही काम करेगा। लेकिन इसकी उड़ान के पीछे सिद्धांत क्या है? ऐसा लगता है कि इसमें पंख या कोई अन्य संरचना नहीं थी जो पवन ऊर्जा का उपयोग कर सके। जगत मेहरा ने इन सवालों पर विचार किया क्योंकि वह चट्टान से नीचे उतर रहा था, उस तीर की तलाश कर रहा था जिसे उसने अभी अभी चलाया था। उन्होंने यह भी जांचा कि क्या उन्हें वह विशेष गंध फिर से मिल सकती है। उनके सुपर संवेदी संपर्क के लिए धन्यवाद। जगत मेहरा ने पहाड़ी से उतरने के बाद जल्दी से जंगल में तीर पाया। सौभाग्य से पर्याप्त, तीर किसी भी चट्टान या किसी भी चीज से नहीं टकराया था, इसलिए यह पुनर्प्राप्ति पर अभी भी उपयोग करने योग्य था। भोर हो चुकी थी और जगत मेहरा ने आगे की खोज जारी नहीं रखी। इसके बजाय वह पीछे मुड़ा और अपने कदमों को उस दिशा में पीछे हटा दिया जहां से वह आया था, उत्परिवर्तित प्राणी द्वारा छोड़े गए निशान की तलाश में। जब वह भाग गया, उसे एहसास हो गया था कि उसका पिछला निर्णय थोड़ा अलग हो सकता है। यह उत्परिवर्तित प्राणी, भले ही वह एक पौधा था या नहीं, जितना उसने पहले सोचा था उससे कहीं अधिक होशियार हो सकता है। कम से कम कल रात जब यह जगत मेहरा के पास आ रहा था, तो उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत भागने का फैसला किया। अन्यथा अगर यह थोड़ा करीब आ गया होता, तो शायद वह बिल्कुल भी भागने में सक्षम नहीं होता। वापस जाते समय जगत मेहरा को अभी भी ब्लू स्पॉट की तेज गति के कारण कोई निशान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जिस रास्ते पर यात्रा की थी, उसके साथ पेड़ों के बीच कई अचानक उभरे हुए जड़ के तने या लताएं मिली। इन स्थानों पर बिना किसी अपवाद के
सभी ने उस बेहोश विशेष गंध का संकेत दिया। जाहिरा तौर पर वे सभी शाखाएं थे जो पहले से उत्परिवर्तित प्राणी द्वारा क्राफ्ट किए गए थे।